हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम जनवरी सेकंड वीक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। जो भी एस्पिरेंट्स हमारे डेली करंट अफेयर्स नहीं देख पाए हैं वो इस वीडियो के माध्यम से अपने सभी करंट अफेयर्स एक साथ कवर कर पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट हो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं और इस कोर्स की वैलिडिटी 1 साल की रहती है। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस से संबंधित है, जिसमें कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको पढ़ाई है 30 वीडियो लेक्चर्स और 30 पीडीएफ्स के माध्यम से, और इंडियन इकोनॉमी भी इसमें पढ़ाई गई है, इंश्योरेंस भी इसमें पढ़ाया गया है। तो बैंकिंग एग्जाम्स के लिए भी यूज़फुल है, एसएससी रेलवे वालों के लिए यूज़फुल है, पीसीएस वालों के लिए यूज़फुल है और जो इंश्योरेंस के एग्जाम देते हैं उनके लिए भी यूज़फुल है। बैंकिंग में ये है कि अगर आप न केवल आपके मेंस एग्जाम के लिए, बल्कि अगर आप इंटरव्यू के लिए भी जाते हैं, पीओ लेवल का इंटरव्यू हो, आरबीआई में इंटरव्यू या फिर किसी प्राइवेट बैंक में इंटरव्यू, वहाँ पर जो आपसे बैंकिंग नॉलेज पूछी जाती है वो आप कवर कर पाएंगे इस कोर्स के जरिए। ठीक है, तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। दोनों ही कोर्सेज की वैलिडिटी 1 साल की रहती है। और बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स के अगर आप डेमो लेक्चर्स देखना चाहते हैं वो भी हमारी करंट अफेयर्स फंड ऐप पर अवेलेबल है। कोई भी जानकारी चाहते हैं दोनों ही कोर्स से संबंधित तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप व्हाट्सएप करें या फिर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। एट वट एज डिड टोमिको इत्सुका, द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट पर्सन, पास अवे रिसेंटली? हाल ही में दुनिया की सबसे बुजुर्ग पर्सन टोमिको इत्सुका का किस उम्र में निधन हो गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है 116। टोमिको इतुका ये जापानीज वुमेन रही हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इनके नाम था, क्योंकि ये वर्ल्ड की ओल्डेस्ट पर्सन रही, जब तक जीवित रही। 116 की उम्र में इनका हाल ही में निधन हो गया है। वर्ल्ड वॉर 1 से 6 साल पहले, यानी कि 23 मई 1908 में इनका जन्म हुआ था और लास्ट ईयर ही ओल्डेस्ट पर्सन बनी थी। इनसे पहले जो ओल्डेस्ट थी मारिया ब्रेनियास थी, लास्ट ईयर उनकी डेथ हो गई थी 117 साल की उम्र में। अब जो वर्ल्ड की ओल्डेस्ट पर्सन का टाइटल है वो ब्राज़ीलियन नन इना कैनाबेरो लुकास के नाम है। वो भी 116 साल की हैं और 16 डेज जो है एल्डर है इनसे, टोमिको इतुका से। अगर हम शुरुआत से लेकर अब तक की बात करें, ओल्डेस्ट पर्सन एवर जो अब तक रही हैं, ये जीने लुइस कैलमेंट रही हैं फ्रांस से। 122 साल 164 दिन जो है इनकी एज रही थी और 1997 में इनकी डेथ हो गई थी। इन विच स्टेट वॉज इंडियाज फर्स्ट जनरेशन बीटा बेबी बोर्न? भारत में जनरेशन बीटा के पहले बच्चे का जन्म किस राज्य में हुआ है? सही आंसर ऑप्शन सी है मिजोरम। देखिए, जैसे ही हमने नए साल में प्रवेश किया 2025 में, तो भारत के मिजोरम राज्य में जनरेशन बीटा कहलाने वाले पहले बेबी का जन्म हुआ है। तो इस बेबी का नाम है फ्रैंकी रेमरुआडिका जाजिंग। तो 1 जनवरी को इनका जन्म हुआ है आइजोल में, मिजोरम में, और ये फर्स्ट बर्थ है हमारे देश में जनरेशन बीटा के तहत। देखिए, फ्यूचरिस्ट रहे हैं एक मार्क मैक्रिंटल, इन्होंने ये टर्म दिया है जनरेशन बीटा। इसका मतलब ऐसे बेबीज़ जो 2025 से लेकर 2039 के बीच में पैदा होंगे उन्हें जनरेशन बीटा कहा जाएगा। और 2035 तक ग्लोबल पॉपुलेशन में इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो 16% रहेगा। जनरेशन बीटा के बच्चे किनके चिल्ड्रन होंगे? यंगर जनरेशन वाई और ओल्डर जनरेशन जेड्स के या जनरेशन जी के। देखिए, कुछ जनरेशन देख लेते हैं। साइलेंट जनरेशन बोलते हैं 1925 से 1945 के बीच में जिनका जन्म हुआ। बेबी बूमर्स बोलते हैं 1946 से 1964 के बीच में जिनका जन्म हुआ। 1965 से 1980 के बीच में जिनका जन्म हुआ उन्हें जनरेशन एक्स बोलते हैं। मिलेनियल्स या फिर जनरेशन वाई बोलते हैं 1981 से 1996 के बीच जिनका जन्म हुआ है। जेन जी या फिर जनरेशन जी बोलते हैं 1997 से 2012 के बीच में जिनका जन्म हुआ है। और जनरेशन अल्फा बोलते हैं जिनका जन्म 2013 से 2024 के बीच में हुआ है। विच कंट्री वॉज रिसेंटली एडमिटेड एज अ फुल मेंबर ऑफ द ब्रिक्स ब्लॉक? किस देश को हाल ही में ब्रिक्स समूह का पूर्ण सदस्य बनाया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया को
फुल मेंबर के तौर पर एडमिट किया गया है ब्रिक्स ब्लॉक ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में। ब्राज़ील, जिसके पास करंट प्रेसिडेंसी है ब्रिक्स की, इन्होंने अनाउंस किया है। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना ने की थी। फिर 2010 में साउथ अफ्रीका को भी इसमें ऐड किया गया। लास्ट ईयर ईरान, इजिप्ट, यूथोपिया और यूनाइटेड अरब अमीरात को भी इसमें शामिल किया गया, और सऊदी अरब को भी इनवाइट किया गया है ज्वाइन करने के लिए, लेकिन उसने अभी ऐसा किया नहीं है। टर्की, अज़रबैजान, मलेशिया ये भी मेंबर बनने के लिए फॉर्मली अप्लाई कर चुके हैं। पहली ब्रिक्स समिट ये रशिया के येकातेरिनबर्ग में हुई थी 2009 में, और जो 16th ब्रिक्स समिट है ये काजान में हुई थी 2024 में। At what age do most people commonly get infected with of human metapneumovirus (HMPV)? अधिकांश लोग आमतौर पर ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस से किस उम्र में संक्रमित होते हैं? सही आंसर ऑप्शन सी है, बिफोर 5 years ऑफ एज। देखिए, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 2 केसेस कंफर्म किए हैं भारत में, अब तो बढ़ चुके हैं। मतलब जो स्टार्टिंग सबसे पहले जो 2 केसेस हैं ह्यूमन मेटा न्यूमोवायरस के, ये कर्नाटक में रिपोर्ट किए गए हैं बेंगलुरु बैप्टिस्ट हॉस्पिटल में। अच्छा, अगर हम इस HMPV की बात करें, एक ऐसा वायरस है जिसके सिम्टम्स कोल्ड जैसे ही हैं, कफ होता है इसमें और रनी नोज़ होता है, शोर थ्रोट होता है। हालांकि ज़्यादातर केसेस माइल्ड होते हैं, लेकिन जो यंग चिल्ड्रन हैं या फिर 65 से ज़्यादा साल के बच्चे हैं, या फिर जिन बच्चों का इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, वो ज़्यादा इसकी चपेट में आते हैं। अच्छा, ज़्यादातर उन बच्चों में कॉमन है, मतलब 5 साल से पहले, जिनका 5 साल अभी नहीं हुए हैं, ठीक है, उनमें काफ़ी कॉमन है ये, क्योंकि निमोनिया हो जाता है ना इसमें। और ये रेस्पिरेटरी सिंसाइटियल वायरस RSV की फैमिली से बिलोंग करता है। 2001 में पहली बार इस वायरस का पता चला था, नीदरलैंड्स में आइडेंटिफाई किया गया था। और ये एक नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है, ये आप याद रखिएगा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ गूगल्स नेक्स्ट जनरेशन क्वांटम कंप्यूटिंग चिप? गूगल की अगली पीढ़ी की क्वांटम कंप्यूटिंग चिप का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है, विलो। तो गूगल ने अपनी एक नई चिप अनवील की है, अनावरण की है, और कहा है कि ये उस प्रॉब्लम को सोल्व करने में केवल 5 मिनट लेते हैं, जिसे सोल्व करने के लिए जो वर्ल्ड के फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर्स हैं वो 10 सेप्टिलियन ले लेंगे। 10 सेप्टिलियन ईयर्स में आप देख सकते हैं कितने ईयर्स हैं, ठीक है। केवल इस प्रॉब्लम को 5 मिनट पे सोल्व कर सकता है। और ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है क्वांटम कंप्यूटिंग के फील्ड में। क्वांटम कंप्यूटिंग मतलब पार्टिकल फिजिक्स को आप यूज़ करके जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं। और इस गूगल की नई क्वांटम चिप का नाम है विलो। अच्छा, जो रेगुलर चिप्स होते हैं उनमें बिट्स यूज़ होते हैं 0 या फिर 1 इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए, लेकिन जो क्वांटम चिप है उसमें आप क्यूबिट्स यूज़ करते हैं, यानी कि 0 या फिर 1 या फिर दोनों को ही सेम टाइम। Who was declared player of the series in बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज won by ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया द्वारा जीती गई बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज में किसे प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है, जसप्रीत बुमराह। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी एक इंटरनेशनल टेस्ट की ट्रॉफी है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेली जाती है। और किन के नाम पर है? ऑस्ट्रेलिया के एलन बॉर्डर और भारत के सुनील गावस्कर के नाम पर। और आपको बता दें कि जनवरी 2025 में ये सीरीज़ हुई है, और ऑस्ट्रेलिया ने ट्रॉफी जीती है, भारत को 3-1 से हराया है, ठीक है। और अब तक ये 17 इस तरह की सीरीज़ हुई हैं। भारत 10 बार जीता है, ऑस्ट्रेलिया 6 बार जीता है, 1 बार सीरीज़ ड्रॉ हुई थी। 1996 से ही ये कंपटीशन चलता आ रहा है। सबसे ज़्यादा रन अगर हम बात करें तो भारत के सचिन तेंदुलकर ने बनाए हुए हैं, सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल बैट्समैन हैं। और अगर हम बॉलर की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के नेथन लियोन मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर हैं इस सीरीज़ में। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 सीजन की बात करें, सबसे ज़्यादा रन ट्रेविस हेड ने बनाए हैं ऑस्ट्रेलिया के। मोस्ट विकेट्स जसप्रीत बुमराह ने लिए हैं भारत के। प्लेयर ऑफ द सीरीज जो हमारा क्वेश्चन था ये जसप्रीत बुमराह रहे हैं। वर्ल्ड नंबर 1 अरेना साबालेंका डिफीटेड विच प्लेयर टू विन द ब्रिस्बेन इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट? अरेना साबालेंका ने किस खिलाड़ी को हराकर ब्रिस्बेन इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट जीता है? सही आंसर ऑप्शन डी है, पॉलिना कुदरमेतोवा। वर्ल्ड नंबर 1 विमेंस टेनिस प्लेयर अरीना साबालेंका ने अपना 18वां कैरियर टाइटल जीता है, ब्रिस्बेन इंटरनेशनल जीता। इन्होंने रशियन प्लेयर पॉलिना कुदरमेतोवा को हराया है फाइनल में। मेंस फाइनल चेक रिपब्लिक के प्लेयर जिरी लेहका ने जीता है। इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स के रेली ओपेल्का को हराया है। हराया क्या मतलब, ये इंजर्ड हो गए थे। Whom did
आदित्य कपिल डिफीट टू बिकम द यंगेस्ट इंडियन टू बीट अ चेस ग्रैंड मास्टर। आदित्य कपिल किसे हराकर शतरंज ग्रैंड मास्टर को हराने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बन गए? सही आंसर ऑप्शन ए है राशिद जियातदिनोव। आदित्य कपिल यंगेस्ट इंडियन बन गए जिन्होंने किसी चेस ग्रैंड मास्टर को हराया है। इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स के राशिद जियातदिनोव को हराया है KIT इंटरनेशनल ओपन टूर्नामेंट में। तो इनकी एज है 9 साल 2 महीने 18 दिन और ये यंगेस्ट इंडियन बन गए हैं। ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में 3rd यंगेस्ट बने हैं जिन्होंने किसी ग्रैंड मास्टर को हराया है। यंगेस्ट प्लेयर अब तक के जो हैं वो इंडियन ओरिजिन सिंगापुर बॉय अश्वत कौशिक हैं। केवल 8 साल 6 महीने के थे जब इन्होंने हराया था किसी ग्रैंड मास्टर को। हु वॉन द ओडिशा मास्टर्स 2024 बैडमिंटन मैन सिंगल्स टाइटल? ओडिशा मास्टर 2024 बैडमिंटन पुरुष एकल खिताब किसने जीता? सही आंसर ऑप्शन डी है ऋत्विक संजीवी सतीश कुमार। भारत के ऋत्विक संजीवी सतीश कुमार ने थरुण मानेपल्ली को फाइनल में हराकर ओडिशा मास्टर्स 2024 बैडमिंटन मैन सिंगल्स टाइटल जीत लिया है। काई यानयान पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना से हैं। इन्होंने भारत की तन्वी शर्मा को हराकर ये टाइटल जीता है। Which state government offered a $1 million प्राइज फॉर डेसिफरिंग द स्क्रिप्ट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन? किस राज्य सरकार ने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपियों को स्पष्ट करने के लिए $1 बिलियन का पुरस्कार देने की पेशकश की है? सही आंसर ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं MK स्टैलिन। उन्होंने $1 मिलियन का प्राइज अनाउंस किया है उन्हें एक्सपर्ट्स के लिए या फिर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट्स हैं उनको डेसिफर कर सके, ठीक है, ताकि हर किसी को उसको समझ में आ सके। हाल ही में इन्होंने एक 3 डे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को इनोग्रेट किया है जिसके तहत सेंटेनरी ईयर सेलिब्रेट किया जा रहा है इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवरी का सर जॉन मार्शल द्वारा जो की गई थी। वेयर वॉज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्योर गोल्ड बार वेइंग 300.12 kg अनवील्ड? विश्व के सबसे बड़े शुद्ध सोने के बार जिसका वजन 300.12 किलोग्राम है का अनावरण कहाँ किया गया? सही आंसर ऑप्शन ए है दुबई। वर्ल्ड की लार्जेस्ट प्योर गोल्ड बार 300.12 kg, ठीक है, और इसकी वैल्यू है $25 मिलियन को अनवील किया गया दुबई में UAE में। और प्रीवियस रिकॉर्ड जो था इस कैटेगरी में 250 kg गोल्ड बार का नाम था, जापान में डिस्प्ले किया गया था इसे। फॉर विच डिजीज हैज़ द फर्स्ट सक्सेसफुल जीन थेरेपी बीन कंडक्टेड बाय इंडियन साइंटिस्ट? भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा किस बीमारी के लिए पहली सफल जीन थेरेपी विकसित की गई है? सही आंसर ऑप्शन बी है हेमोफीलिया ए। देखिए 1,36,000 हेमोफीलिया ए पेशेंट्स जो भारत में है उनके लिए एक आशा की किरण निकला है यहाँ पर, ठीक है, आशा की किरण बना है भारतीय साइंटिस्ट, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और सेंटर फॉर स्टीम सेल रिसर्च क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर ने अनाउंस किया है कि उन्होंने फर्स्ट इन ह्यूमन जीन थेरेपी को जो है सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया है एंटीवायरल वेक्टर्स को यूज़ करके। हेमोफीलिया की बात करें तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर ये होता है, क्लोटिंग फैक्टर 8 की कमी के कारण होता है और इंटरनल एक्सटर्नल ब्लीडिंग इसमें होती है। अच्छा, काफ़ी रेयर होता है लेकिन वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट बर्डन है भारत में, मतलब सबसे वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट पेशेंट्स की संख्या हेमोफीलिया की भारत में है। फिलहाल इसके ट्रीटमेंट के लिए फ्रीक्वेंट फैक्टर 8 रिप्लेसमेंट थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है जो कि कॉस्टली काफ़ी होती है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कल्चर विलेज टू बी सेट अप इन प्रयागराज ड्यूरिंग द अपकमिंग महाकुंभ? आगामी महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में स्थापित किए जाने वाले सांस्कृतिक गांव का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन है कालाग्राम। यूनियन कल्चर मिनिस्ट्री ने कहा है कि हम कालाग्राम नाम से एक कल्चर विलेज को स्थापित करेंगे प्रयागराज में, जो कि हमारे देश का रिच स्पिरिचुअल एंड कल्चर हेरिटेज को शोकेस करेगा महाकुंभ के दौरान। और प्राइवेट एजेंसीज द्वारा ये कार्य किया जाएगा जोनल कल्चरल सेंटर्स के आर्टिस्ट के साथ मिलकर, ललित कला एकेडमी के साथ मिलकर। महाकुंभ 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलने वाला है। विच स्टेट इन इंडिया इज कंडक्टिंग द फर्स्ट एवर स्किल सेंसस? भारत का कौन सा राज्य पहली बार कौशल जनगणना आयोजित कर रहा है? सही आंसर ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट स्किल सेंसस की शुरुआत करेगा पायलट बेसिस पर मंगलागिरी असेंबली सेगमेंट में। तो इसमें एक स्पेशली डिज़ाइन मोबाइल ऐप भी लॉन्च की गई है जो कि स्किल सेंसस को कंडक्ट करेगी। वेयर वॉज द नेशनल साइंस ड्रामा फेस्टिवल 2024 हेल्ड? राष्ट्रीय विज्ञान नाटक महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया? सही आंसर ऑप्शन ए है दिल्ली।
तो नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम का जो नेशनल साइंस ड्रामा फेस्टिवल 2024 है, इसको नेशनल साइंस सेंटर दिल्ली में आयोजित किया गया। इनोग्रेट किया गया प्रोफेसर अशोक चक्रधर, जो कि एमिनेंट ऑथर हैं, पोएट हैं, पद्मश्री अवार्डी हैं इनके द्वारा। विच टीम डिड रियल मैड्रिड बीट टू विन द 2024 इंटर कॉन्टिनेंटल कप? 2024 इंटर कॉन्टिनेंटल कप के फाइनल में रियल मैड्रिड ने किस टीम को हराया है? सही आंसर ऑप्शन बी है, पाचुका। रियल मैड्रिड ने इंटर कॉन्टिनेंटल कप जीत लिया है। इन्होंने मैक्सिको के जो पाचुका है क्लब है, इसको हराया है कतर में, लुसाइल स्टेडियम कतर में ये हुआ है। तो जो फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल कप था, इनॉग्रल एडिशन था इस फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल कप का, और इसको होस्ट किया गया यूएई, कतर और इजिप्ट, इन तीनों ही देशों के द्वारा। हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस इन इंडिया? हाल ही में भारत के अंतरिक्ष विभाग के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, डॉक्टर वी नारायणन। डॉक्टर वी नारायणन ये नए सेक्रेटरी बने हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में 2 साल के लिए। फिलहाल ये डायरेक्टर हैं लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर में, और साथ ही ये नए चेयरमैन भी होंगे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो के। फिलहाल इसरो के चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथ, और एस सोमनाथ से ये टेक ओवर करेंगे। मैंने काफ़ी खोजने की कोशिश की इनका फुल फॉर्म क्या है नाम का, इस वी का क्या मतलब है, पर मेरे को मिला नहीं, क्योंकि न्यूज एजेंसीज भी केवल वी नारायण ही दिखा रही है, विकीपीडिया पर भी नहीं मिला। तो जैसे ही मुझे पता चलता है मैं इसका आपकी फुल फॉर्म जरूर बताऊंगा कि वी नारायणन क्या है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें भी एग्जाम में पूछ लेते हैं फुल फॉर्म। जैसे एस सोमनाथ का भी स्टार्टिंग में पता नहीं चल रहा था, बाद में फिर धीरे धीरे उनका नाम सामने आया कि क्या नाम है सोमनाथ जी का। बहादुर सिंह साहू हैज़ रिप्लेस्ड होम एज द प्रेसिडेंट ऑफ द एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया? बहादुर सिंह साहू ने एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसका स्थान लिया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, आदिल सुमारीवाला। फॉर्मर एशियन गेम्स चैंपियन शॉट पुटर बहादुर सिंह साहू ये अनअपोज्ड न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के। तो इनकी एक एनुअल जनरल मीटिंग हुई चंडीगढ़ में, वहाँ पर डिसीजन लिया गया। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की वाइस प्रेसिडेंट अंजू बॉबी जॉर्ज हैं, और 4 साल के टर्म के लिए बहादुर सिंह को अपॉइंट किया गया है एएफआई का प्रेसिडेंट, और ये आदिल सुमारीवाला जो कि अब तक प्रेसिडेंट रहे, इनको रिप्लेस करेंगे। नेम द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ द एटॉमिक एनर्जी कमीशन हु पास्ड अवे रिसेंटली? परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया। सही आंसर ऑप्शन डी है, राजगोपाला चिदम्बरम। राजगोपाला चिदम्बरम जो कि फॉर्मर चेयरमैन रहे हैं एटॉमिक एनर्जी कमीशन के, और जो भारत के न्यूक्लियर टेस्ट है 1974 1998 दोनों में शामिल रहे, इनका योगदान रहा। इनका निधन हो गया 88 की एज में। ये लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र भी रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट के लिए 2002 से 2018 के बीच में, और पद्मश्री इन्हें मिला 1975 में, पद्म विभूषण इन्हें मिला 1999 में। और अब इश्यूज देख लेते हैं। कन्नड़ा नॉवेलिस्ट एन डिसूजा, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है 87 की एज में। फ्रेंच फार राइट पॉलिटिशियन जीन मैरी लिपेन, इनका निधन हो गया 96 की एज में। इन्होंने नेशनल फ्रंट पार्टी की स्थापना की थी 1972 में। विच पोर्टल वॉज रिसेंटली इनोग्रेटेड बाय यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह डेवलप्ड बाय द सीबीआई? हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस पोर्टल का उद्घाटन किया जिसे सीबीआई द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, भारत पोल। यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन अमित शाह, इन्होंने भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया है जिसे डेवलप किया गया सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के द्वारा, और ये पोर्टल लॉन्च किया गया भारत मंडपम नई दिल्ली में। तो इस भारत पोल के जरिए हर एक एजेंसी और पुलिस फोर्स भारत में ये कनेक्ट कर सकती है इंटरपोल के साथ, ताकि जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें तेज़ी आ सके। इंटरपोल से 19 टाइप्स के जो डेटाबेसेस हैं उनको एक्सेस मिल पाएगा पुलिस फोर्सेस को, और उससे जो है क्राइम को एनालाइज कर सकते हैं, उनको प्रिवेंट कर सकते हैं, क्रिमिनल्स को पकड़ने में मदद कर सकते हैं। साथ ही यहाँ से रिक्वेस्ट भी भेजी जा सकती है इंटरपोल को, अगर रेड नोटिस इशू करना या फिर और भी जो कलर कोडेड नोटिस होते हैं किसी भगोड़े के अगेंस्ट, वो नोटिस करना हो, भेजना हो। अच्छा, अगर इसके हम 5 मॉड्यूल्स की बात करें भारत पोल के, तो एक कनेक्ट, इंटरपोल नोटिसेज, रेफरेंसेस, ब्रॉडकास्ट एंड रिसोर्सेज, ये 5 मॉड्यूल हैं इसके। और अगर हम इसकी भारत पोल की फुल फॉर्म की बात करें तो ब्रॉडकास्ट हब फॉर असिस्टेंस एंड रियल टाइम एक्शन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल क्राइम्स वाया इंटरनेशनल पुलिस कोऑपरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है।
विच क्विक कॉमर्स कंपनी इज लॉन्चिंग अ 10 मिनट एम्बुलेंस सर्विस इन गुरुग्राम? किस कंपनी ने गुरुग्राम में 10 मिनट एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? सही आंसर ऑप्शन है ब्लिंकिट। तो क्विक कॉमर्स कंपनी ब्लिंकिट, इसने 10 मिनट एम्बुलेंस सर्विस लॉन्च की है गुरुग्राम में और अगले 2 सालों में और भी सिटीज़ में एक्सपेंड करेंगे, ऐसा अनाउंस किया है ब्लिंकिट के सीईओ अलविंदर डिंसा ने। इस एम्बुलेंस में सभी मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफाइब्रिलेटर, स्ट्रेचर्स, मॉनिटर्स, सक्शन मशीन्स, इमरजेंसी मेडिसिन, इंजेक्शंस, ये सभी होंगे। ट्रेन ड्राइवर भी होंगे, असिस्टेंट भी होंगे, पैरामेडिक भी होगा। रूरल पॉवर्टी इन इंडिया डिक्लाइंड शार्पली फ्रॉम व्हाट परसेंटेज इन फिस्कल 23 टू 4.86% इन फिस्कल 24 अकॉर्डिंग टू एसबीआई रिसर्च। एसबीआई शोध के अनुसार भारत में ग्रामीण गरीबी फिस्कल 23 में कितने प्रतिशत से तेजी से घटकर फिस्कल 24 में 4.86% हो गई? सही आंसर ऑप्शन सी है 7.2%। 2024 में इंडिया की जो पॉवर्टी रेट है वो 5% से नीचे पहुंच चुका है और एक्सट्रीम पॉवर्टी लगभग इरेडिकेट हो चुकी है, ऐसा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिसर्च स्टडी ने कहा है। रिपोर्ट में कहा गया कि नेशनल पॉवर्टी रेट अब 4 से 4.5% के बीच में है। इसमें यह बताया गया कि जो रूरल पॉवर्टी है वो फिस्कल 24 में 4.86% रही, फिस्कल 23 में 7.2% रही थी, तो 7.2% से गिरकर 4.86% रही है, जबकि फिस्कल 12 में 25.7% थी। अर्बन पॉवर्टी की बात करें, इसमें भी रिडक्शन देखने ही मिला है। फिस्कल 24 में 4.09% रहा, फिस्कल 23 में 4.6% था और फिस्कल 12 में 13.7% था। पॉवर्टी लाइन जो कि 2011-12 में डिफाइन की गई थी और ये अब 1632 रुपये है रूरल एरियाज़ के लिए, 1944 रुपये है अर्बन एरियाज़ के लिए। पॉवर्टी रेट कैलकुलेट किया जाता है 4.86% रूरल एरियाज और 4.09% फॉर अर्बन एरियाज इन फिस्कल 24। अंडर आयुष्मान भारत विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशंस? आयुष्मान भारत के तहत किस राज्य में सबसे अधिक अस्पताल पंजीकरण है? सही आंसर ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में हाईएस्ट नंबर ऑफ हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन है हमारे देश में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत, चाहे आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल देख लें या प्राइवेट हॉस्पिटल्स देख लें, तो 5 लाख रुपए तक का फ्री ट्रीटमेंट इनमें प्रोवाइड कराया जा रहा है। स्टेट में टोटल 5,834 हॉस्पिटल्स हैं जो आयुष्मान भारत स्कीम के तहत चल रहे हैं, जिनमें से 2949 गवर्नमेंट रन हैं, 2885 प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। Which organization has FIU Ind recently signed a pact with to share relevant intelligence? प्रासंगिक खुफिया जानकारी साझा करने के लिए FIU Ind ने हाल ही में किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन डी है IRDAI। तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया FIU Ind और इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि IRDAI ने एक पैक्ट साइन किया है, जिसके जरिए जो रिलेवेंट इंटेलिजेंस या फिर इंफॉर्मेशन है जो कि दोनों के ही डेटाबेस में है, चाहे वो FIU Ind के डेटाबेस में या फिर IRDAI के डेटाबेस में हो, ये शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ। FIU Ind की बात करें, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आती है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत जो ऑफेंसेज होते हैं उनको देखती है। इसको सेटअप किया गया था नवंबर 2004 में और ये डायरेक्टली रिपोर्ट करती है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल को, जिसकी अध्यक्षता फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा की जाती है। विवेक अग्रवाल फिलहाल डायरेक्टर हैं FIU Ind के। IRDAI की बात करें, एक ऑटोनोमस एंड स्टैट्यूटरी बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत, और इसको IRDAI एक्ट 1999 के तहत इस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर इसका तेलंगाना, हैदराबाद तेलंगाना में है। देवाशीष पांडे चेयरपर्सन है फिलहाल IRDAI के। हु रिसेंटली इनोग्रेटेड द पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 प्रोग्राम? हाल ही में पंचायत से संसद 2.0 कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया है? सही आंसर ऑप्शन ए है ओम बिरला। तो पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 प्रोग्राम इनोग्रेट किया गया लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के द्वारा। 150वीं बर्थ एनिवर्सरी ट्राइबल लीडर बिरसा मुंडा की भी मनाई गई साथ में। इसमें 502 इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट द्वारा पार्टिसिपेट किया गया है। तो एक वुमेन अवेयरनेस और एम्पावरमेंट इनिशिएटिव है। इसमें समझाया जा रहा है किस तरह से आप कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को अडॉप्ट कर सकती हैं। इसे ऑर्गेनाइज किया गया नेशनल कमीशन फॉर वुमेन और लोकसभा सेक्रेटरीट द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के साथ मिलकर। विच 2 यूनाइटेड किंगडम यूनिवर्सिटीज विल इस्टेब्लिश इंटरनेशनल कैंपसेस इन गिफ्ट सिटी गुजरात?
यूनाइटेड किंगडम के कौन से दो विश्वविद्यालय गिफ्ट सिटी गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेंगे? सही आंसर ऑप्शन डी है, क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट एंड कोवेंट्री यूनिवर्सिटी। दो जानी मानी यूनिवर्सिटीज़ यूनाइटेड किंगडम से, एक तो क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट और कोवेंट्री यूनिवर्सिटी, ये दोनों इंटरनेशनल कैंपसेस इस्टेब्लिश करेंगे गिफ्ट सिटी गुजरात में। इनसे पहले हमने देखा था कि ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ भी कैंपसेस अपने इस्टेब्लिश कर चुकी हैं गिफ्ट सिटी गुजरात में। IFSCA ने जो इंटरनेशनल ब्रांच कैंपस रेगुलेशन है इनको अक्टूबर 2022 में लॉन्च किया था, ताकि जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपने कैंपसेस ओपन कर सकें यहाँ। Which airport won the Best Domestic Airport Award at Travel Leisure India's Best Awards 2024? किस हवाई अड्डे को ट्रैवल लेजर इंडियाज बेस्ट अवार्ड 2024 में बेस्ट डोमेस्टिक एयरपोर्ट का पुरस्कार मिला है? सही आंसर ऑप्शन बी है, मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे डेवलप और ऑपरेट किया जाता है GMR गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के द्वारा, इन्होंने बेस्ट डोमेस्टिक एयरपोर्ट अवार्ड जीता है ट्रैवल लेजर इंडियाज बेस्ट अवार्ड 2024 में। तो कई क्राइटेरिया है जिसमें जिसको देखते हुए इन्हें टॉप चुना गया है। एक तो एक्सेस टू एयरपोर्ट, चेक इन सिक्योरिटी प्रोसेस, रेस्टोरेंट्स, बार एट द एयरपोर्ट, शॉपिंग एरिया, डिज़ाइन ऑफ द एयरपोर्ट। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज बिगेस्ट एंड एडवांस्ड क्लॉरर डोजर लॉन्च्ड बाय BEML लिमिटेड? BEML लिमिटेड द्वारा लॉन्च किए गए भारत के सबसे बड़े और उन्नत क्लोरल डोजर का नाम बताइए? सही आंसर ऑप्शन सी है, BD4752। BEML लिमिटेड ने BD4752 डोजर लॉन्च किया है, जो कि हमारे देश का बिगेस्ट और टेक्नोलॉजी की एडवांस्ड क्लोरल डोजर है जो अब तक बनाया गया है, और 950 HP इंजन है इसमें। BEML लिमिटेड की बात करें, ये एक इंडियन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, कई तरह के हैवी इक्विपमेंट ये बनाती है और हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है। इंडिया एंड विच कंट्री विल जॉइंटली मैन्युफैक्चर इंटरऑपरेबल सोनोबॉयज फॉर इंडियन नेवी? भारत और कौन सा देश संयुक्त रूप से भारतीय सेना के लिए इंटरऑपरेबल सोनोबॉय का निर्माण करेंगे? सही आंसर ऑप्शन सी है, यूनाइटेड स्टेट्स। भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ने अनाउंस किया है कि US सोनोबॉयज को हम प्रोडक्शन करेंगे अंडर सी डोमेन अवेयरनेस के लिए इंडियन नेवी के लिए। सोनोबॉयज क्या होता है? इससे आप ट्रैक कर सकते हैं सबमरीन्स जो है ट्रैक कर सकती हैं डीप सीज में और ओशन में, और छोटे से एक्सपेंडेबल सोनर बॉयज़ होते हैं, इनको एयरक्राफ्ट या फिर शिप से ड्रॉप किया जाता है, ठीक है, और एंटी सबमरीन वारफेयर में यूज़ किया जाता है। जब फ्लोट करते हैं वाटर में तो बोथ रेडियो ट्रांसमीटर सरफेस के ऊपर वर्क करता है और हाइड्रोफोन सेंसर्स वाटर के नीचे कार्य करता है। India's real GDP is expected to grow by what percentage in 2024-25 according to the National Statistics Office? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार 2024-25 में भारत की वास्तविक GDP कितने प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है? सही आंसर ऑप्शन बी है, 6.4%। भारत की जो रियल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि GDP है वो 6.4% से ग्रो करेगी इस फाइनेंशियल ईयर में। 2023-24 में 8.2% से की थी, तो यानी कि इस बार स्लो रहने वाली है, ऐसा नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने कहा है अपने फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ GDP फॉर 2024-25 में। GDP ग्रोथ 6% रही थी फर्स्ट हाफ में फाइनेंशियल ईयर में, इस फाइनेंशियल ईयर के, और जो रियल ग्रोस वैल्यू एडेड है वो 6.4% से ग्रो करेगा। 2023-24 में 7.2% से ग्रो किया था। एग्रीकल्चर GVA ग्रोथ 3.8% से ग्रो करेगा, लास्ट ईयर 1.4% से किया था। एग्रीकल्चर के अलावा जो अदर सेक्टर हैं जिनमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस और अदर सर्विसेज। सेक्टर एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ एनुअल GDP फॉर फिस्कल 2024-25 along with quarterly GDP estimates for the quarter अक्टूबर टू दिसंबर ऑफ 2024-25 ये 28 फरवरी 2025 को रिलीज़ किए जाएंगे। जो सेकंड एडवांस एस्टिमेट्स है वो फरवरी में लॉन्च किए जाएंगे, ये अभी फर्स्ट एस्टिमेट रिलीज़ किए गए हैं। विच इंस्टीट्यूशन कोलैबोरेट्स विद द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ऑन प्रोजेक्ट विस्तार? प्रोजेक्ट विस्तार के लिए किस संस्था ने कृषि और या किस इंस्टीट्यूशन ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के साथ सहयोग किया? सही आंसर ऑप्शन सी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सिस्टम की एफिकेसी और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए यानी कि इसको डिजिटाइज करने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास IIT मद्रास ने मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कोऑर्डिनेट किया है प्रोजेक्ट विस्तार के लिए। विस्तार का मतलब है वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेज।
इंडिया एक्सपीरियंस्ड इट्स वार्मेस्ट ईयर इन 2024 सरपासिंग द टेम्परेचर रिकॉर्ड ऑफ ईच ईयर। भारत ने 2024 में सबसे गर्म वर्ष अनुभव किया, जिसने किस वर्ष के तापमान रिकॉर्ड को तोड़ दिया? सही आंसर ऑप्शन बी है 2016। देखिए, भारत ने 1901 के बाद से वार्मेस्ट ईयर एक्सपीरियंस किया है। प्रीवियस टेम्परेचर रिकॉर्ड 2016 का था, उसको भारत ने तोड़ दिया। तो एनुअल मीन लैंड सरफेस टेम्परेचर 0.65 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा है और 2024 वार्मेस्ट ईयर रहा 123 सालों में। और सेकंड वार्मेस्ट नवंबर में था ये लास्ट ईयर जो हमने एक्सपीरियंस किया, और फिफ्थ वार्मेस्ट मानसून सीजन भी हमने देखा है 1901 के बाद। 2024 की बात कर रहे हैं। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द 2025 प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन? 2025 प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है डायस्पोराज कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। प्रवासी भारतीय दिवस 2 साल में एक बार सेलिब्रेट किया जाता है 9 जनवरी को। तो जो भी इंडियन डायस्पोरा है, जो भी भारतीय बाहर रह रहे हैं, तो उनका अपने देश के लिए जो कंट्रीब्यूशन है उसको हम सम्मान देते हैं। ये एक बाई एनुअल सेलिब्रेशन है, जैसा कि मैंने आपको बताया, यानी कि 2 साल में एक बार इसको मनाया जाता है। और साथ ही उस इवेंट को भी हम याद करते हैं, स्मरण करते हैं, जब 1915 में महात्मा गांधी, जिन्हें हम ग्रेटेस्ट प्रवासी बोलते हैं, ये भारत लौटे थे साउथ अफ्रीका से हमारे देश के फ्रीडम स्ट्रगल को लीड करने के लिए। प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन की शुरुआत 2003 में की गई थी, जब प्राइम मिनिस्टर लेट श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स द्वारा इस कन्वेंशन को ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस बार 2025 में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन है। इसको इनोग्रेट किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा 9 जनवरी 2025 को भुवनेश्वर, उड़ीसा में। थीम रहा इस साल का डायस्पोराज कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत, डेवलप्ड इंडिया। 17वां जो प्रवासी भारतीय कन्वेंशन है वो 8 से 10 जनवरी 2023 में इंदौर, मध्य प्रदेश में सेलिब्रेट किया गया था। तो कभी कभी जब स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड, तो वहाँ पर पूछ लेते हैं कि पिछला इस राज्य में मनाया गया था, सही है या नहीं है। ऑन विच डेट इज वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेटेड? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन बी है 10 जनवरी। तो विश्व हिंदी दिवस या फिर वर्ल्ड हिंदी डे आप इसको कहेंगे, ये 10 जनवरी को मनाया जाता है हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए ऑल अराउंड दी वर्ल्ड। तो सबसे पहले 2006 में सेलिब्रेट किया गया था, जब हमने फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस की एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी, जो कि 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित की गई थी। अच्छा, ये उस दिन को भी मार्क करता है जब हिंदी को पहली बार बोला गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 1949 में। वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग को इनोग्रेट किया गया था पोर्ट लुइस, मॉरिशस में 2018 में। अच्छा, एक हिंदी दिवस भी होता है, वो 14 सितंबर को मनाया जाता है, यह है वर्ल्ड हिंदी दिवस। वेयर वॉज द फाउंडेशन स्टोन लेड फॉर द न्यू सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट बिल्डिंग? नए केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान भवन की आधारशिला कहाँ रखी गई? सही आंसर ऑप्शन बी है रोहिणी, न्यू दिल्ली। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 12,200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखी है दिल्ली में। इसमें दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के 13 किलोमीटर स्ट्रेच को भी इनोग्रेट किया गया है, जो कि साहिबाबाद और न्यू अशोक नगर के बीच में है। 4600 करोड़ रुपए की लागत से बना है। इसी के साथ दिल्ली को अपना फर्स्ट नमो भारत कनेक्टिविटी भी प्राप्त हुई है। साथ ही इन्होंने सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट की भी आधारशिला रखी है रोहिणी, न्यू दिल्ली में। साथ ही 1675 न्यूली कंस्ट्रक्टेड फ्लैट्स, जो झुग्गी झोपड़ी ड्वेलर्स होते हैं, उनके लिए इनोग्रेट किए गए हैं अशोक विहार, दिल्ली में। साथ ही रोशनपुरा नजफगढ़ में वीर सावरकर कॉलेज की भी आधारशिला रखी गई। साथ ही इन्होंने 2 अर्बन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को भी इनोग्रेट किया है। एक तो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नरोजी नगर में, और जनरल पूल रेजिडेंशियल अकोमोडेशन टाइप 2 क्वार्टर्स सरोजनी नगर में। वेयर वॉज द ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 इनोग्रेटेड? ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी है न्यू दिल्ली। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 को इनोग्रेट किया है भारत मंडपम, न्यू दिल्ली में। इसका थीम रहा बिल्डिंग अ रेजिलियंट रूरल इंडिया फॉर अ विकसित भारत 2024, और मोटो रहा इसका गांव बढ़े तो देश बढ़े। 18th ब्रिक्स MNS वर्ल्ड सिटी कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में हुई है। इसका थीम रहा कैपेबिलिटी बिल्डिंग एंड कॉम्पिटेंसी इन नर्सिंग।
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू आसियान। आसियान में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, श्रीनिवास गौतरू। श्रीनिवास गौतरू को नेक्स्ट एम्बेसडर नियुक्त किया गया है भारत का आसियान में। और कुछ इस तरह की अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन IORA में भारत के नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल संजीव रंजन को नियुक्त किया गया है। जयंत एन खोब्रगडे ये नेक्स्ट एम्बेसडर होंगे भारत के पोलैंड में। गोदावरी वेंकटा श्रीनिवासा ये नेक्स्ट एम्बेसडर होंगे भारत के सल्तनत ऑफ ओमान में। वहीं मनिका जैन ये एम्बेसडर होंगी भारत की रिपब्लिक ऑफ मोल्डोवा में। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर राजीव रंजन सिंह। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह द्वारा भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर कहाँ लॉन्च किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, सोरेंग डिस्ट्रिक्ट, सिक्किम। तो यूनियन मिनिस्टर है राजीव रंजन सिंह। इन्होंने 50 प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखी है, कुछ को इनोग्रेट किया है। 50 करोड़ रुपए की लागत से है ये। कहाँ, किस स्कीम के तहत? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत गुवाहाटी, असम में। इसी इवेंट के दौरान इन्होंने इंडिया का फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर को भी लॉन्च किया है सोरेंग डिस्ट्रिक्ट, सिक्किम में, इसी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत। तो इसमें जो है इकोलॉजिकल फिश फार्मिंग मेथड्स, अवॉइडिंग हार्म केमिकल्स एंड प्रमोटिंग मिनिमल इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन पर ध्यान दिया जाएगा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक कमेंट आया करंट अफेयर्स की वीडियो पर ही। ये राजू देवी है कोई, इधर उधर की बातें कम किया करो, पॉइंट टू पॉइंट बात करो, बात ख़त्म, बाकी समझाया काफ़ी अच्छा है। तो मैं इस कमेंट को देखकर काफ़ी शॉक्ड हो गया, क्योंकि अगर आप करंट अफेयर्स की क्लासेस और जगह देखोगे तो मुझे तो ऐसा लगता है कि सबसे कम मैं ही इधर उधर की बातें करता हूँ और पॉइंट टू पॉइंट ही आपको करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ। इसीलिए बच्चे जुड़े भी हैं, ठीक है, जितने भी जुड़े हैं वो जुड़े रहते हैं जब तक सिलेक्शन उनका नहीं होता है, ठीक है। तो मुझे काफ़ी शॉक्ड हुआ एक कमेंट पढ़कर। तो आपको तो एक्चुअली लिखने में समय नहीं लगता है, ठीक है, लेकिन दूसरे की क्या मेहनत लग रही है उसके पीछे, उस पर जो है एकदम पानी फिर जाता है। अब मान लीजिए, अब इसको बनाने में 6-7 घंटे लगते हैं, पूरे करंट अफेयर्स को पढ़ने में फिर बनाने में, और अगर उसको इस तरह से आप ऑनर करें, इस तरह से जो एक कमेंट ही है, तो कैसा लगेगा, है ना। अब मैं भी एक एम्प्लॉई हूँ, और अगर ऑर्गेनाइजेशन ओनर इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है, तो उन्हें कैसा लगेगा कि ये करंट अफेयर्स के बीच में इधर उधर की बातें ज़्यादा करता है, पढ़ाता कम है ना। बल्कि जो आप लोग जुड़े हुए डेली, आप लोगों को मालूम है रियलिटी, और मुझको भी मालूम है रियलिटी। हालांकि कमेंट मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि इस कमेंट का कोई मतलब नहीं था। देखिए, अगर क्रिटिसिज्म ऐसा हो जो पढ़ाई से संबंधित हो, ठीक है, तो उसको लेने में और उसको सुधारने में कोई जो है हर्ज नहीं है, ठीक है। अगर आप पढ़ाई से संबंधित कोई ऐसी बात कहें कि सर करंट अफेयर्स में इस तरह से सुधार करो या फिर ऐसा करो, पर इस तरह से आप लिख देना जो है बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि सही है, क्योंकि कमेंट लिखने में देर नहीं लगती। हालांकि अगर इसके पीछे रीज़न होता कि हाँ, मैं काफ़ी देर तक, आप देखेंगे करंट अफेयर्स डेली लोग लेते हैं 1-1 घंटे के, जो लाइव करंट अफेयर्स लेते हैं उसमें बातचीत भी चलती रहती है, इधर उधर की बातें चलती रहती है, ठीक है। तो उसको कोई क्रिटिसाइज़ नहीं करना। यहाँ पर मैं आपको डेली 16 क्वेश्चन कराता हूँ, और वो भी 20 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है। तो चलिए, खैर क्या कर सकते हैं। विच सिटी सिक्योर्ड फर्स्ट प्लेस इन द ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स। ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स में किस शहर ने पहला स्थान हासिल किया? सही आंसर ऑप्शन बी है, लंदन। तो साइड में आप देख रहे हैं टॉप 10 सिटीज़ की लिस्ट है। देखिए, कोई भी इंडेक्स आए तो टॉप 10 उसमें याद रखा करें, रखना पड़ेगा आपको। पूछ लेते हैं कि टॉप 10 में कौन नहीं है, टॉप 5 तो एटलीस्ट याद रखिए। और ये भी याद रखिए कि एशिया से कौन कौन उस लिस्ट में शामिल है, अगर पूरे वर्ल्ड का वो इंडेक्स है तो। ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स में मुंबई ने 48th रैंक हासिल की है ग्लोबली। इसका स्कोर है 654.6। पहले स्थान पर लंदन है, इसके बाद फिर न्यूयॉर्क आता है, फिर टोक्यो आता है, फिर पेरिस आता है। टोक्यो भी है इसमें, है ना, एशिया से 3रे नंबर पर। फिर सिंगापुर है 5वें नंबर पर। फिर सियोल भी एशिया से है 6ठे नंबर पर। एम्स्टर्डम है, फिर दुबई है 8वें नंबर पर। बर्लिन है और मैड्रिड है। ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स में ये देखा जाता है कि कौन सी सिटी जो है अट्रैक्ट कर सकती है लोगों को, या फिर उनकी कैपिटल को, या फिर एंटरप्राइजेस को अपने यहाँ, ठीक है। तो 6 फंक्शंस पर ये बेस्ड है इंडेक्स, जैसे इकोनॉमी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कल्चरल इंटरेक्शन, लिवेबिलिटी, इन्वायरमेंट एंड एक्सेसिबिलिटी। मौरी मेमोरियल फाउंडेशन के जो इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन स्ट्रेटजीज है उसके द्वारा ये इंडेक्स रिलीज किया जाता है। विच शिपयार्ड लॉन्च्ड इंडिजियसली कंस्ट्रक्टेड
फास्ट पेट्रोल वेसल्स अमूल्य एंड अक्षय फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड? किस शिपयार्ड ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए स्वदेशी रूप से विकसित फास्ट पेट्रोल वेसल्स अमूल्य और अक्षय का निर्माण किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। दो फास्ट पेट्रोल वेसल्स अमूल्य और अक्षय जो कि इंडिजिनसली डिज़ाइन किए गए हैं, बनाए गए हैं गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए, इनको लॉन्च किया गया गोवा में। तो ये तीसरे और चौथे वेसल हैं, टोटल 8 इस तरह के फास्ट पेट्रोल वेसल्स बनने हैं, उनमें से तीसरा और चौथे हैं। पहले और दूसरे अक्टूबर 2024 में लॉन्च किए गए थे, इनका नाम था अदम्य और अक्षर। एट विच एज कैटेगरी, माफ कीजिएगा, इन विच एज कैटेगरी डिड अनाहत सिंह विन ब्रिटिश जूनियर ओपन टाइटल? अनाहत सिंह ने किस आयु वर्ग में ब्रिटिश जूनियर ओपन का खिताब जीता? सही आंसर ऑप्शन डी है, अंडर 17। देखिए, भारत की अनाहत सिंह ने इजिप्ट की मलिका एल्कारेक्सी को हराया है और विमेंस अंडर 17 टाइटल जीता है ब्रिटिश जूनियर ओपन 2025 स्क्वैश टूर्नामेंट में, जो कि बर्मिंघम में हुआ है। तो इनका तीसरा ब्रिटिश जूनियर ओपन टाइटल है। इससे पहले अंडर 11 भी जीत चुकी हैं और अंडर 15 भी जीत चुकी हैं। एक और स्पोर्ट्स से संबंधित करंट अफेयर्स हम देख लेते हैं। पहले ही जान लीजिए कि अनाहत सिंह दिल्ली से आती है, यंगेस्ट इंडियन है जिन्होंने मेडल जीता है एशियन गेम्स में भारत की ओर से, यंगेस्ट एथलीट हैं जिन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया है कॉमनवेल्थ गेम्स में। किरण जाधव नेवी से हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल सिक्योर किया है 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में 15th लक्ष्य कप में। Which state in India became the first to link forest ecosystem services to the green GDP? भारत का कौन सा राज्य वन पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को हरित GDP से लिंक करने वाला पहला राज्य बन गया है? सही आंसर ऑप्शन बी है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ फर्स्ट स्टेट बन गया है हमारे देश में जिसने जो इकोनॉमिक सर्विसेज होती हैं फॉरेस्ट की, उन्हें ग्रीन ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि ग्रीन GDP के साथ कनेक्ट किया है। देखिए, पूरा इस तरह से है, मैं आपको पहले समझा देता हूँ क्या बात है। मान लीजिए किसी कंपनी को ठेका मिला है, उसने क्या किया, जंगलों को काट कर वहाँ पर एक फैक्ट्री लगा दी पेपर बनाने की, ठीक है, एक फैक्ट्री लगा दी। अब हमारी बायोडाइवर्सिटी लॉस हुई, क्लीन एयर हमें मिल रही थी वो लॉस हुई, अच्छा सोयल हमारी लॉस हुई। तो ये सब क्या है, हमारा लॉस हुआ, डिप्लीशन हुआ नेचुरल रिसोर्सेज का। तो मान लीजिए वो जो फैक्ट्री है, अब उससे 100 रुपये उन्होंने कमाए, मतलब जो पेपर बना रहे हैं उससे 100 रुपये उन्होंने कमाए, ठीक है। तो हमारी नेट GDP हो गया, मान ली ऐसे एग्जाम्पल मान रहे हैं। अब वो नेट GDP है, लेकिन अगर हम ग्रीन GDP को कंसिडर करें तो उनमें से हम उस नेट GDP में से हम उस चीज़ को घटा देंगे जो हमारा ह्रास हुआ है। हमारी जो पेड़ पौधे गए हैं, ठीक है, उनकी भी कुछ कॉस्ट रही होगी, और हमारी जो है सोइल रिडक्शन हुआ है, और क्लीन एयर नहीं हमको मिल रही है, और बायोडाइवर्सिटी लॉस हुई है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को लॉस करके मान लीजिए कि 20 रुपये का लॉस हो गया, तो 100 फ़ायदा हुआ था और 20 रुपये का ये हमें लॉस हुआ है, तो 80 हमारी जो है ग्रीन GDP बनेगी। इस तरह से इसे कहते हैं। रिसर्चर्स फ्रॉम विच टू इंस्टीट्यूशंस हैव डेवलप्ड एन एडवांस्ड इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल फॉर लोकलाइज्ड कैंसर ट्रीटमेंट? कौन से दो संस्थानों के शोधकर्ताओं ने स्थानीयकृत कैंसर उपचार के लिए एक उन्नत इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, IIT गुवाहाटी एंड बोस इंस्टीट्यूट कोलकाता। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी और बोस इंस्टीट्यूट कोलकाता के रिसर्चर्स ने एक एडवांस्ड इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल लॉन्च किया है लोकलाइज्ड कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। और जो ये हाइड्रोजेल है ये एक स्टेबल रिजर्वायर की तरह कार्य करता है एंटी कैंसर ड्रग्स के लिए, कंट्रोल मैनर में इसको रिलीज़ करता है, और जो हेल्दी सेल्स हैं उन्हें कोई हार्म नहीं पहुंचाता है। हाइड्रोजेल्स वाटर बेस्ड 3 डायमेंशनल पॉलीमर नेटवर्क्स होते हैं और फ्लूइड्स को रिटेन करने में और अब्सॉर्ब करने में कैपेबल होते हैं। हाउ मच हैज़ माइक्रोसॉफ्ट अनाउंस टू इन्वेस्ट इन द नेक्स्ट 2 years ऑन AI एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया? माइक्रोसॉफ्ट ने अगले 2 वर्षों में भारत में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना निवेश करने की घोषणा की है? सही आंसर ऑप्शन सी है, $3 billion। माइक्रोसॉफ्ट ने एक पैक्ट अनाउंस किया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ, जिसके तहत कंपनी $3 billion इन्वेस्ट करेगी भारत में आने वाले सालों में। और माइक्रोसॉफ्ट 5 लाख इंडियन यूथ को स्किलिंग भी ट्रेन करेगी, स्किल में भी ट्रेन करेगी। इस पैक्ट के तहत AI प्रोडक्टिविटी लैब्स को भी सेटअप किया जाएगा 20 नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में, और जो नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है अक्रॉस 10 स्टेट्स, वहाँ पर 20,000 एजुकेटर्स और 1 लाख स्टूडेंट्स को एम्पावर किया जाएगा फाउंडेशनल AI कोर्सेज में।
एक और फैक्ट देख लेते हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली ने एमओयू साइन किया है विप्रो जीई हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जिसके साथ मिलकर ये एआई हेल्थ इनोवेशन हब को इस्टेब्लिश करेंगे। What percentage of its stake in Unity Small Finance Bank is Resilient Innovations planning to sell? Resilient Innovation Planning Unity स्मॉल फाइनेंस बैंक में अपनी कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगी? सही आंसर ऑप्शन बी है, अप टू 25%। रेजिलियंट इनोवेशंस ये पेरेंट कंपनी है भारत पे की, तो ये 25% अपने शेयर, मतलब टोटल 49% स्टेक है, उनमें से 25% बेचने वाले हैं यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में, और इनको जो है 2029 तक 10% अपने शेयर करने हैं इसमें। सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन ने 26% स्टेक हासिल की है एनडीडीबी मृदा लिमिटेड में, जो कि एक बायोगैस वेंचर है जिसे नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा डेवलप किया गया है। What is the elephant population recorded during the elephant population estimation 2024 in Assam? आसाम में हाथी जनसंख्या अनुमान 2024 के दौरान हाथियों की संख्या कितनी दर्ज की गई? सही आंसर ऑप्शन सी है, 5828। आसाम में एलिफेंट पॉपुलेशन 5828 है। एलिफेंट पॉपुलेशन एस्टिमेशन 2024 के अनुसार, जिसे स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा कंडक्ट किया गया है। लास्ट सर्वे इस तरह का 2017 में हुआ था, जब 5719 एलिफेंट्स थे। अच्छा, जो ये एस्टिमेशन है 43 फॉरेस्ट डिविजन्स में कंडक्ट की गई है, और 82% जो टोटल पॉपुलेशन यानी कि 4770 एलिफेंट्स, ये 5 एलिफेंट रिजर्व में है, और हाईएस्ट डेंसिटी कहाँ पर है? चिरांग रिपू एलिफेंट रिजर्व में। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा स्कीम? किस राज्य सरकार ने शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना शुरू की है? सही आंसर ऑप्शन बी है, उड़ीसा। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी। इन्होंने आदिवासी मेला 11 दिन तक चलेगा ये, इसको इनोग्रेट किया है, साथ ही शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा स्कीम को भी लॉन्च किया है। इस स्कीम के तहत एक वन टाइम एनुअल असिस्टेंस 5000 रुपये की दी जाएगी 2 लाख ट्राइबल स्टूडेंट्स को, और इसके लिए बजट रखा गया है 156 करोड़ रुपए। विच कंपनी बेस्ड इन कर्नाटका विल प्रोड्यूस द इंडिजिनियसली डेवलप्ड पैरासीटामोल डोमेस्टिकली? कर्नाटक स्थित कौन सी कंपनी स्वदेशी रूप से विकसित पैरासीटामोल का घरेलू स्तर पर उत्पादन करेगी? सही आंसर ऑप्शन डी है, सत्यदीप्ता फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इंडिजिनियसली डेवलप्ड ड्रग पैरासीटामोल को अनाउंस किया है कि हमने इंडिजिनियसली डेवलप किया है इसको। इसे पेन और फीवर में कॉमनली यूज़ किया जाता है। किसके द्वारा डेवलप किया गया है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत जो आता है। कर्नाटका बेस्ड सत्यदीप्ता फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड इसको प्रोड्यूस करेगी डोमेस्टिकली पैरासीटामोल को। फिलहाल जो है इंडिया जो रॉ मटेरियल है पैरासीटामोल के लिए, उसको अलग अलग कंट्रीज से इंपोर्ट करता है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ एरो इंडिया 2025? एरो इंडिया 2025 की थीम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। 15th एडिशन ऑफ एशियाज बिगेस्ट एरो शो, जिसका नाम एरो इंडिया 2025 है, तो ये एशिया का बिगेस्ट एरो शो है, और 15th एडिशन इसका एयरफोर्स स्टेशन येलाहंका बेंगलुरु कर्नाटक में होगा 10 से 14 फरवरी 2025 के बीच में, और इसका थीम रहेगा द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। तो इसमें एयर डिस्प्लेज यानी कि एयर शोज़ भी दिखाए जाते हैं। कई तरह के मिलिट्री विमान इसमें देखने के लिए मिलते हैं, मिलिट्री इक्विपमेंट्स देखने के लिए भी इसमें मिलते हैं, एरोस्पेस सेक्टर से जो आते हैं। साथ ही डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव भी यहाँ पर आयोजित की जाएगी, जिसका थीम रहेगा ब्रिज बिल्डिंग रेजिलियंस थ्रू इंटरनेशनल डिफेंस एंड ग्लोबल इंगेजमेंट। तुहिन कांता पांडे हैज टेकन चार्ज एज द सेक्रेटरी ऑफ विच डिपार्टमेंट इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस? तुहिन कांता पांडे ने वित्त मंत्रालय में किस विभाग के सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। तो करंट फाइनेंस सेक्रेटरी तुहिन कांता पांडे ये सेक्रेटरी बनाए गए हैं डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, और फाइनेंस सेक्रेटरी के तौर पर भी कार्य करते रहेंगे। फाइनेंस मिनिस्ट्री में 6 डिपार्टमेंट्स होते हैं, आपको जानना चाहिए। एक तो रेवेन्यू, दूसरा है इकोनॉमिक अफेयर्स, तीसरा है एक्सपेंडिचर, चौथा है फाइनेंशियल सर्विसेज, पांचवा है दीपम, छठा है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। और जो सीनियर मोस्ट ब्यूरोक्रेट होता है फाइनेंस मिनिस्ट्री में, उसे फाइनेंस सेक्रेटरी बनाया जाता है। अरुणीश चावला नए सेक्रेटरी होंगे दीपम के, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट।
सलाम किसान है साइंड एन एमओयू विद विच आईआईटी फॉर एग्रीटेक इनोवेशन। सलाम किसान ने एग्रीटेक इनोवेशन के लिए किस आईआईटी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है आईआईटी रोपड़। सलाम किसान जो कि एक एग्रीटेक प्लेटफॉर्म है, इसने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है आईआईटी रोपड़ के साथ एग्रीटेक इनोवेशन के लिए, कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ के लिए। तो वर्ल्ड एग्रीटेक इनोवेशन समिट 2024 हाल ही में हुई थी दुबई में, वहाँ पर ये एमओयू साइन किया गया है। बाकी इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर फिजिकल सिस्टम्स को किस तरह से हम एग्रीटेक प्रैक्टिसेस में यूज़ कर सकते हैं, उससे संबंधित एमओयू साइन किया गया है। Who has been appointed as the Deputy Managing Director and Group Chief Risk Officer of the State Bank of India? भारतीय स्टेट बैंक के उप प्रबंध निदेशक और समूह मुख्य रिस्क अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है बलदेव प्रकाश। देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बलदेव प्रकाश को डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर और ग्रुप चीफ रिस्क ऑफिसर नियुक्त किया है। नाम आपको जाना पहचान लग रहा होगा, बलदेव प्रकाश। ये हमने देखा था कि जम्मू एंड कश्मीर बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव रहे थे। ठीक है, अब तो नए अपॉइंट हो गए हैं। दिसंबर में इनका टर्म एंड हो गया था, 3 साल का टर्म था। अच्छा, एक और करंट अफेयर जान लीजिए। इंडियन ओरिजिन एग्जीक्यूटिव केवन पारेख ये चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सीएफओ बनाए गए हैं एप्पल में। लूका मेस्ट्री को ये रिप्लेस कर रहे हैं। व्हाट इज द पेनल्टी अमाउंट इम्पोज्ड ऑन स्टॉक होल्डिंग सर्विसेज बाय सेबी? सेबी द्वारा स्टॉक होल्डिंग सेवाओं पर लगाई गई जुर्माना राशि कितनी है? सही आंसर ऑप्शन सी है ₹9 लाख। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने 9 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है स्टॉक होल्डिंग सर्विसेज पर। और केवाईसी वेरिफिकेशन में लैप्सेस पाए गए हैं, बैंक अकाउंट डिटेल मिसमैच पाई गई है। ठीक है, तो इन्हीं कारणों के चलते ये पेनल्टी लगाई गई है। Which state government has signed MOUs with SBI and Union Bank of India for insurance benefits to state employees? किस राज्य सरकार ने राज्य कर्मचारियों को बीमा लाभ के लिए SBI और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है आसाम। आसाम गवर्नमेंट ने MOU साइन किए हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ, ताकि जो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको इंश्योरेंस बेनिफिट्स दिए जा सकें। तो ये जो बेनिफिट्स हैं जीरो कॉस्ट पर प्रोवाइड करे जाएंगे, जिसमें मिनिमम 10 लाख रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस है, मिनिमम 1 करोड़ रुपए का एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस है, 1 करोड़ रुपए तक का परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी इंश्योरेंस है, 80 लाख रुपए तक का परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी है और 2 करोड़ रुपए का एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है। What is the name of कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस न्यू HR वर्चुअल असिस्टेंट? कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस के नए HR वर्चुअल असिस्टेंट का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है काव्य। कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने काव्य, जो कि एक एडवांस्ड HR वर्चुअल असिस्टेंट है, ठीक है जी, AI जनरेटिव AI से पावर्ड है, इसको लॉन्च किया है ताकि एम्प्लॉयज़ का जो एक्सपीरियंस है, इंगेजमेंट है, वो बढ़ सके। तो यहाँ पर क्या है, जो भी इंटरेक्शन है या फिर जो भी इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है एम्प्लॉयज़ के साथ, उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। ठीक है, और एम्प्लॉयज़ यहाँ पर अपना फीडबैक भी शेयर कर सकते हैं, जो भी कंसर्न है बैंक से संबंधित उसको भी शेयर कर सकते हैं काव्या के साथ। In which city did Prime Minister Narendra Modi lay the foundation stone of the Green Hydrogen Hub project? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला रखी है? सही आंसर ऑप्शन डी है विशाखापट्टनम। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ग्रीन हाइड्रोजन हब प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। इसे जॉइंटली डेवलप किया जा रहा है NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ आंध्र प्रदेश के द्वारा। और ये लोकेट होगा पुदीमदा का अनाकापल्ली डिस्ट्रिक्ट में। ये फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत जिसे बनाया जा रहा है। इन्वेस्टमेंट लगेगी इसमें 1.85 लाख करोड़ रुपीस की और 20 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स भी इसमें इंक्लूड है और 1500 टन पर डे की ग्रीन हाइड्रोजन भी यहाँ पर प्रोड्यूस की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट इन इंडिया हैज़ अप्रूव्ड द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू डिस्ट्रिक्ट नेम्ड वावथारड? भारत किस राज्य ने वावथारड नामक नए जिले के गठन को मंजूरी दी है? सही आंसर ऑप्शन ए है गुजरात।
तो गुजरात गवर्नमेंट ने जो बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट है उसको बाइफरकेट कर दिया है और नई एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाई, इसका नाम है वाव थारड डिस्ट्रिक्ट। और इसी के साथ जो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं गुजरात में ये 34 हो गए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द मर्जर ऑफ नेशनल कोऑपरेटिव बैंक विद विच बैंक? भारतीय रिजर्व बैंक ने राष्ट्रीय सहकारी बैंक के किस बैंक के साथ विलय को मंजूरी दी है? सही आंसर ऑप्शन डी है कॉसमॉस कोऑपरेटिव बैंक। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नेशनल कोऑपरेटिव बैंक का मर्जर अप्रूव कर दिया है कॉसमॉस कोऑपरेटिव बैंक के साथ। और आरबीआई किस सेक्शन के तहत करता है? सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 44A सेक्शन 56 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इससे पहले जो नेशनल कोऑपरेटिव बैंक बेंगलुरु कर्नाटक माफ़ कीजिएगा, जो नेशनल कोऑपरेटिव बैंक बेंगलुरु कर्नाटक है ये अब कॉसमॉस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की ब्रांचेस के तौर पर कार्य करेगा। इससे पहले हमने देखा था कि मराठा सहकारी बैंक और साहेबराव देशमुख सहकारी बैंक, इनको भी कॉसमॉस बैंक में मर्ज कर दिया गया है। According to the study published in Nature Aging, what position did India rank in terms of readiness to tackle challenges posed by an aging population? नेचर एजिंग में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार बढ़ती उम्र की आबादी से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने की तैयारी के मामले में भारत किस स्थान पर है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है 123rd। 143 देशों का सर्वे किया गया है, उसमें भारत 123वें नंबर पर है। बात हो रही है एजिंग पॉपुलेशन के सामने जो चैलेंजेस होते हैं उनको टैकल करने से संबंधित। स्विट्जरलैंड इस मामले में टॉप पर है, यानी कि सबसे रेडिएस्ट कंट्री यही है, सबसे ज़्यादा रेडी यही कंट्री है अगर एजिंग पॉपुलेशन होती है तो किस तरह से टैकल किया जाए इन चैलेंजेस को। उसके बाद फिर नॉर्वे आता है, फिर डेनमार्क आता है। और ये स्टडी पब्लिश की गई है नेचर एजिंग, ये एक मेडिकल जर्नल है इसमें। और सिंगापुर टॉप 10 में अपनी जगह बना पाया है, इकलौती एशियन कंट्री है ये टॉप 10 में। भारत जो कि फ़िलहाल यंगेस्ट नेशन है पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन 25 की एज से कम है, 65% से ज़्यादा पॉपुलेशन 35 की एज से कम है। एट प्रेजेंट अगर हम नेचर एजिंग की बात माने तो इंडिया के जो नेबर्स हैं ये भारत से ऊपर हैं इस इंडेक्स में। बांग्लादेश 86 पे है, श्रीलंका 94 पर है, नेपाल 102 पर, पाकिस्तान 118 पर, यानी कि ये ज़्यादा रेडी हैं बजाय भारत के। ये जो स्टडी है इसको कंडक्ट किया गया है रिसर्चर्स द्वारा नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, और ग्लोबल एजिंग इंडेक्स इन्होंने इसका नाम दिया है। 5 की डोमेन्स हैं इस इंडेक्स के: वेलबींग, प्रोडक्टिविटी एंड इंगेजमेंट, इक्विटी, कोहेजन एंड सिक्योरिटी। The Animal Welfare Board of India has signed an MOU with which university to train animal welfare representatives? भारतीय पशु कल्याण बोर्ड ने पशु कल्याण प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित करने के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है नालसा यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के तहत आती है। इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है नालसा यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद के साथ, और इसमें हाई क्वालिटी प्रोफेशनल लीगल ट्रेनिंग दी जाएगी जो सिविल सोसाइटी मेंबर्स हैं जो एनिमल्स की क्रूरल्टी को के बचाव को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की बात करें, इसका हेडक्वार्टर्स बल्लभगढ़ हरियाणा में है और इस्टेब्लिशमेंट इसकी 1962 में हुई थी। वेयर वॉज द 11th इंडिया यूरोपियन यूनियन ह्यूमन राइट्स डायलॉग हेल्ड? 11वीं भारत यूरोपीय संघ मानवाधिकार वार्ता कहाँ आयोजित की गई? सही आंसर ऑप्शन डी है न्यू दिल्ली। 11th इंडिया यूरोपियन यूनियन ह्यूमन राइट्स डायलॉग ये नई दिल्ली में आयोजित की गई हैं, और पीयूष श्रीवास्तव जो कि जॉइंट सेक्रेटरी हैं यूरोप वेस्ट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, और हैरवी डेरविन जो कि एम्बेसडर हैं यूरोपियन यूनियन की इंडिया में, इन दोनों ने इसकी अध्यक्षता की है। इसी तरह का करंट अफेयर एक और देख लेते हैं। पहली इंडिया मलेशिया सिक्योरिटी डायलॉग जिसकी अध्यक्षता अजीत डोवाल जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के, और राजा दातो नुसीरवान बिन जैनल अब्दीन जो कि डायरेक्टर जनरल नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ मलेशिया के। तो इन दोनों के बीच में डायलॉग हुआ है नई दिल्ली में। What is the amount of monetary penalty imposed by the Reserve Bank of India on Indian School Finance Company Private Limited, तेलंगाना? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इंडियन स्कूल फाइनेंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड तेलंगाना पर कितना जुर्माना लगाया गया? सही आंसर ऑप्शन ए है 50,000 रुपीज़। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 50,000 रुपये की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है इंडियन स्कूल फाइनेंस कंपनी लिमिटेड तेलंगाना पर, क्योंकि इन्होंने आरबीआई के जो डायरेक्शंस हैं मैनेजिंग रिस्क एंड कोड ऑफ कंडक्ट इन आउटसोर्सिंग ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज बाय एनबीएफसीज इनका अनुपालन नहीं किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 8.30 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है कॉसमॉस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर भी।
द न्यू जम्मू रेलवे डिवीजन इज इंडियाज विच नंबर डिवीजन? नया जम्मू रेलवे डिवीजन भारत का कौन सा डिवीजन है? सही आंसर ऑप्शन बी है 70th डिवीजन। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली नया जम्मू रेलवे डिवीजन इनोग्रेट किया है, जो कि इंडिया का 70th डिवीजन है। इसको फिरोजपुर डिवीजन से कार्व आउट किया गया है। 742 किलोमीटर कवर करता है ये। साथ ही 6th डिवीजन है नदर्न रेलवेज के तहत, अंबाला, दिल्ली, लखनऊ, मुरादाबाद, फिरोजपुर के बाद। साथ ही इन्होंने चेरलापल्ली टर्मिनल स्टेशन तेलंगाना को इनोग्रेट किया है और रायगढ़ रेलवे डिवीजन बिल्डिंग की आधारशिला भी रखी है उड़ीसा में। इंडियन रेलवेज में अब 17 जोन है और 70 डिवीजन है। व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय फेडरल बैंक? फेडरल बैंक द्वारा लॉन्च की गई ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है फेड वन। फेडरल बैंक ने फेड वन, जो कि एक नया ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्लेटफॉर्म है, न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर का जो फिनएक्सिया सोल्यूशन इसके द्वारा पावर्ड है, इसको लॉन्च किया है। इट इज़ डिजाइन टू स्ट्रीमलाइन ट्रेजरी ऑपरेशंस फॉर कॉर्पोरेट कस्टमर्स, ऑफरिंग इनहेंस्ड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज एंड फास्टर सर्विस डिलीवरी। तो जो ट्रेजरी ऑपरेशंस होते हैं उनके लिए इसे लॉन्च किया गया है बैंकिंग प्लेटफॉर्म को। वेयर वॉज द 31st नेशनल चिल्ड्रंस साइंस कांग्रेस इनोग्रेटेड? 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी है भोपाल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मोहन यादव ने 31st नेशनल चिल्ड्रंस साइंस कांग्रेस को इनोग्रेट किया है रविंद्र भवन भोपाल मध्य प्रदेश में। साथ ही चीफ मिनिस्टर ने जो वराहमीर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है उसका ऑटोमेशन को भी इनोग्रेट किया है। घर बैठे ही लोग जो है ऑब्जर्वेटरी टेलीस्कोप को यूज़ कर सकते हैं। नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन के द्वारा। By what percentage did the net profit of scheduled commercial banks increase in fiscal 24? फिस्कल 24 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का शुद्ध लाभ कितने प्रतिशत बढ़ा है? सही आंसर ऑप्शन भी है 32.8%। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना एनुअल ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया 2023-24 रिपोर्ट जारी की है। इसमें बताया गया है कि जो बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ रही है लगातार, और जो रिटर्न ऑन एसेट्स है ये 1.4% रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 14.6% रहा है फिस्कल 24 में, और ये 6th कॉन्जिक्यूटिव ईयर है जहाँ पर प्रॉफिट में ग्रोथ देखने के लिए मिली है। नेट प्रॉफिट शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का इंक्रीज हुआ है 32.8% से, और ये 3,49,603 करोड़ रुपए पहुँच गया है। जो अनसिक्योर्ड लोन है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में, तो जो ये टोटल क्रेडिट है ये 25.5% बढ़ा है मार्च 2023 में, और मार्च 2024 में 25.3% डिक्लाइन हुआ है। ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ये 13 साल के अपने निम्नतम स्तर पर पहुंच गया है, निचले स्तर पर पहुंच गया है। 2.7% रहा मार्च 2024 में, और 2.5% रहा ये सितंबर 2024 में। रिटेल लोन सेगमेंट में जो है लोवेस्ट ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट देखा गया, रेशो देखा गया 1.2% का। एग्रीकल्चर लोन्स में हाईएस्ट जीएनपीए देखा गया 6.2% का। एजुकेशन लोन्स में भी जीएनपीए की बात करें तो 5.8% रहा था ये मार्च 2023 में, और घटकर सितंबर 2024 में 2.7% रहा है। कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशो ये 16.8% रही सितंबर 2024 तक, और आरबीआई ने मैंडेट किया हुआ है बैंक को कि मिनिमम CRAR आप 9% रखिए। मार्च 2024 के एंड तक की अगर हम बात करें तो इंडिया में कमर्शियल बैंकिंग सेक्टर में 12 पब्लिक सेक्टर बैंक, 21 प्राइवेट सेक्टर बैंक, 45 फॉरेन बैंक्स, 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक, 6 पेमेंट्स बैंक, 43 RRBs और 2 लोकल एरिया बैंक्स रहे हैं, जिनमें से इन 141 कमर्शियल बैंक्स में से 137 शेड्यूल्ड बैंक रहे और 4 नॉन शेड्यूल्ड बैंक रहे हैं। ये मार्च 2024 तक का बताया गया है। Which traditional music form from Bosnia and Herzegovina was included in UNESCO's National Inventory of Intangible Cultural Heritage? बॉस्निया और हर्जेगोविना के किस पारंपरिक संगीत रूप को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में शामिल किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है सेवदालिंका। सेवदालिंका जो कि एक एंशियंट फॉर्म है लव सॉन्ग की बॉस्निया हर्जेगोविना से, इसे यूनेस्को की नेशनल इन्वेंट्री ऑफ इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज में शामिल किया गया है। जो ये सेवदालिंका है इसको बल्कान ब्लूज भी बोलते हैं। ये एक मेलांचोलिक अर्बन लव सॉन्ग है और 16th सेंचुरी से बिलोंग करती है। ऑटोमन एम्पायर का एक म्यूजिक आप इसको कह सकते हैं।
व्हाट इज़ द नेम ऑफ महाराष्ट्र फर्स्ट मेड इन इंडिया सर्जिकल रोबोट? महाराष्ट्र के पहले भारत निर्मित सर्जिकल रोबोट का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है SSI मंत्रा 3। पुणे बेस्ड नोबल हॉस्पिटल्स एंड रिसर्च सेंटर ने महाराष्ट्र का फर्स्ट मेड इन इंडिया सर्जिकल रोबोट इंस्टॉल किया है। सर्जरी ऑपरेशंस के लिए इसको यूज़ में लाया जाएगा। इसका नाम है SSI मंत्रा 3 रोबोटिक सिस्टम। 5 इसमें लीन रोबोटिक आर्म्स हैं। 3D SD हेडसेट है बेटर ऑप्टिक्स के लिए, सर्जन्स के लिए। 3D 4K इमेजिंग को ये सपोर्ट करता है। With which countries does India share its 85th rank on Henley Passport Index 2025? हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत के अलावा किन अन्य 2 देशों की 85वीं रैंक है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है इक्वेटोरियल गिनी एंड नाइजर। भारत की जो रैंकिंग है वो 5 पॉइंट से ड्रॉप हो गई है और 85th हमने रैंक किया है अगर यदि हम ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स की बात करते हैं। और भारत 57 डेस्टिनेशंस में वीज़ा फ्री अवेलेबल करा रहा है। इस इंडेक्स को टॉप किया है सिंगापुर में, जहाँ पर 195 डेस्टिनेशंस में वीज़ा फ्री जा सकते हैं। और सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर है जब सिंगापुर ने इस इंडेक्स को टॉप किया है। जापान दूसरे नंबर पर है। तो हम बात कर रहे हैं हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 की, जिसे सिटीजनशिप एडवाइजरी फर्म हैनले एंड पार्टनर्स द्वारा रिलीज़ किया जाता है। ये लोग डेटा लेते हैं इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से, IATA से। इस इंडेक्स में 199 डिफरेंट पासपोर्ट्स और 227 डिफरेंट ट्रैवल डेस्टिनेशंस को कवर किया गया है। इस इंडेक्स के अनुसार जैसे मैंने आपको बताया भारत 85th रैंक पर है। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो 103 रैंक है, बांग्लादेश 100वीं रैंक पर है। अच्छा, भारत की जो रैंक है 85th थी, इक्वेटोरियल गिनी और नाइजर की भी है। यही हमारा क्वेश्चन भी रहा था। इंडिया की जो रैंकिंग है हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में ये 80वीं थी, ठीक है। और इस बार 2025 में कितनी हो गई है? 85। अच्छा, अगर हम 2006 से 2025 तक के पीरियड की बात करें तो भारत की इस पीरियड के दौरान जो लोवेस्ट रैंक रही है वो 2021 में रही थी 90। और अगर बेस्ट रैंक की बात करें तो 2006 में रही थी जब हम 71वें नंबर पर थे। टॉप 10 कंट्रीज़ की हम बात करें तो आप देख पाएंगे कि सिंगापुर पहले नंबर पर है, फिर जापान है, तीसरे नंबर पर फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, फिनलैंड, साउथ कोरिया, ये सभी। इस तरह से आप टॉप रैंक देख पा रहे हैं, टॉप 10। अच्छा, अगर हम लास्ट की बात करें वर्स्ट पोजीशन किसकी है तो अफगानिस्तान 106वें नंबर पर है। केवल 26 लोकेशंस पर वीज़ा फ्री एक्सेस यहाँ से प्राप्त होती है। और सीरिया 105वें नंबर पर है। इराक 104वें नंबर पर है। विच स्टेट रैंक्ड अबाउट दिल्ली इन पर कैपिटा इनकम इन 2023-24? 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय में कौन से राज्य दिल्ली से ऊपर है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है गोवा एंड सिक्किम। दिल्ली की जो पर कैपिटा इनकम है 2023-24 में 4,61,910 रुपये रही है और ये हमारे देश में थर्ड हाईएस्ट रही है गोवा और सिक्किम के बाद। तो एक कई एग्जाम में देखा गया क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम किस राज्य की है, तो गोवा उसका आंसर होता है। तो दिल्ली इसमें तीसरे नंबर पर है। इसमें ये बताया गया है एक्चुअली ये दिल्ली सरकार ने ही ये डॉक्यूमेंट लॉन्च किया है, इसलिए दिल्ली को यहाँ पर केंद्रित रखकर ये डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रहा हूँ। इसमें ये बताया गया कि जो दिल्ली की पर कैपिटा है वो डबल से भी ज़्यादा है अगर हम नेशनल लेवल पर कैपिटा इनकम की बात करें, जो कि 1,84,205 रुपये है। पर कैपिटा इनकम मतलब एवरेज इनकम क्या है जो पर पर्सन द्वारा किसी गिवन एरिया मतलब सिटी में, रीजन में, कंट्री में जो उनके द्वारा कमाई जा रही है किसी स्पेसिफाइड ईयर में, ठीक है। एवरेज इनकम क्या है पर पर्सन, और अगर आप उस एरिया की टोटल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास पर कैपिटा इनकम आ जाती है। व्हेन इज नेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी है 12 जनवरी। नेशनल यूथ डे जिसे विवेकानंद जयंती भी कहते हैं, यह हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है। बर्थडे होता है स्वामी विवेकानंद का। 1984 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया था कि नेशनल यूथ डे मनाया जाएगा और 1985 में पहली बार ये इवेंट मनाया गया। अच्छा, अगर हम यूथ की बात करें तो यूथ 15 से 29 साल के बीच की जो एज ग्रुप है उसको बोलते हैं यूथ। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का 40% यूथ है। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025, जिसमें हम स्वामी विवेकानंद की 162वीं बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये भी हाल ही में भारत मंडपम न्यू दिल्ली में हुआ है।
आर्मी कमांडर जोसेफ ऑन हैज़ बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? आर्मी कमांडर जोसेफ ऑन किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है लेबनान। तो लेबनीज आर्मी कमांडर जोसेफ ऑन ये नए प्रेसिडेंट होंगे लेबनान के, 61 साल के हैं और ये लेबनान के 14वें प्रेसिडेंट ये बने हैं और लगभग 2 साल बाद प्रेसिडेंट मिला है लेबनान को। इनसे पहले माइकल ऑन थे इस पोजीशन पर। लेबनान की बात करें, कैपिटल बैरूत है, करेंसी है लेबनीज पाउंड। जोन महामा ये घाना के प्रेसिडेंट बने हैं 3री बार। Which special FM channel was inaugurated by Uttar Pradesh Chief Minister योगी आदित्यनाथ dedicated to महाकुंभ 2025? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ 2025 को समर्पित किस विशेष FM चैनल का उद्घाटन किया है? सही आंसर ऑप्शन ए है कुंभवाणी। उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, इन्होंने एक स्पेशल FM चैनल लॉन्च किया है ऑल इंडिया रेडियो का, जिसका नाम है कुंभवाणी 103.5 मेगाहर्ट्ज पर और मेगा महाकुंभ 2025 को डेडिकेटेड है। लॉन्च किया गया सर्किट हाउस प्रयागराज में। साथ ही कुंभ मंगल ध्वनि को भी इनोग्रेट किया गया है। 2025 प्रयाग कुंभ मेला की अगर हम बात करें तो ये त्रिवेणी संगम प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हो रहा है, 12 साल में एक बार होता है। और देखिए 144 सालों बाद ये वाला कुंभ हो रहा है। ये वाला कुंभ मतलब हर 12 साल बाद होता है। तो अगर हम 12 करके 12 ओकेजन देखें, 12 साल में एक बार हुआ, फिर 12 साल में एक बार हुआ, फिर जब इस तरह से 12 बार हो जाता है कुंभ तो 144 साल बाद ये अब हो रहा है। ठीक है, इस तरह से अगर हम 12 करके देखें, 13 जनवरी से शुरू है, 2025 तक चलेगा, 44 दिन का महाकुंभ रहने वाला है। अच्छा, महाकुंभ मेला स्टार्ट से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने कम्युनिटी किचन माँ की रसोई भी लॉन्च किया, जिसमें केवल 9 रुपये में फूड प्रोवाइड किया जा रहा है। Playback singer P. Jayachandran passed away recently. He was from which state? पार्श्व गायक पी जयचंद्रन का हाल ही में निधन हो गया। वह किस राज्य से थे? सही आंसर ऑप्शन ए है केरल। जाने माने प्लेबैक सिंगर पी जयचंद्रन, जिन्हें बाबा गयानकन भी बोलते थे, इनका निधन हो गया है केरल के त्रिशूर में 80 साल की उम्र में। 2 ऑब्ituaries और देख लेते हैं। बिम बेसेल, जो कि फैब इंडिया को स्टैब्लिश करने में इनका रोल रहा है, इनका निधन हो गया 93 की एज में। फैब इंडिया के फाउंडर जॉन बिसेल की ये वाइफ थी। जाने माने जर्नलिस्ट और राइटर प्रीतिश नंदी, इनका भी निधन हो गया है 73 की एज में। ये पोइट रहे, ट्रांसलेटर रहे, फिल्म मेकर रहे, पार्लियामेंटेरियन भी रहे। प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ऑफ विच कंट्री रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रेजिग्नेशन? किस देश के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की? सही आंसर ऑप्शन सी है कनाडा। कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, इन्होंने अनाउंस किया है कि ये इस्तीफा दे रहे हैं अपने पोजीशन पर। 9 साल ये इस पोजीशन पर रहे हैं और हालांकि ऑफिस में रहेंगे जब तक इनकी जो लिबरल पार्टी है वो नया लीडर अपॉइंट नहीं करती है और पार्लियामेंट को सस्पेंड कर दिया जाएगा 24 मार्च तक। इनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी नीचे आ गई थी क्योंकि वोटर्स को और पार्टी मेंबर्स को लगता था कि इनके बस का नहीं है देश को चलाना, और ये प्राइम मिनिस्टर बने थे 2015 में। 2024 ओवरटुक विच ईयर टू बिकम द वार्मेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड? 2024 किस वर्ष को पीछे छोड़ अब तक का सबसे गर्म वर्ष बन गया? सही आंसर ऑप्शन डी है 2023। देखिए, जो लास्ट ईयर गया हमारा 2024, ये पहला ऐसा साल है जिसने 1.5 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग को ब्रीच कर दिया है, क्रॉस कर दिया है, ऐसा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है। अच्छा, 2024 भारत के लिए भी वार्मेस्ट रहा है और पूरे वर्ल्ड के लिए भी वार्मेस्ट रहा है। एवरेज एनुअल ग्लोबल टेम्परेचर 2024 में 1.55 डिग्री सेल्सियस था, जो कि प्री इंडस्ट्रियल टाइम से पहले का है। प्री इंडस्ट्रियल टाइम मतलब 1850 से 1900 तक का जो पीरियड होता है, मतलब जब इंडस्ट्रीज वगैरह लगनी शुरू हो रही थी तब की बात है। अच्छा, अब 2024 को ओवरटेक कर चुका है वार्मेस्ट ईयर के हिसाब से। 2023 में 1.45 डिग्री सेल्सियस जो है मेज़र किया गया था टेम्परेचर प्री इंडस्ट्रियल टाइम से ज़्यादा। 1.5 डिग्री सेल्सियस मार्क ये जो है इंपॉर्टेंट थ्रेशोल्ड है 2015 के पेरिस एग्रीमेंट में, जिसे मेंशन किया गया था, आप सब जानते होंगे। तो कोशिश की जाती है कि 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहे या फिर 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहे प्री इंडस्ट्रियल लेवल के कॉन्टेक्स्ट में, मतलब उससे कंपेयर करते हैं।
विच टीम डिड तमिलनाडु डिफीट इन द फाइनल ऑफ द अंडर 19 कूच बिहार ट्रॉफी 2024? अंडर 19 कूच बिहार ट्रॉफी 2024 के फाइनल में तमिलनाडु ने किस टीम को हराया? सही आंसर ऑप्शन ए है गुजरात। तमिलनाडु मेंस अंडर 19 टीम ने कूच बिहार ट्रॉफी जीत ली है 33 साल बाद। गुजरात को हराया है इन्होंने नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। लास्ट टाइम जब तमिलनाडु ने ट्रॉफी जीती थी 1991 का सीजन है, तब ये जॉइंट विनर डिक्लेयर हुए थे उत्तर प्रदेश के साथ। वरुण एरोन अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम विच स्पोर्ट? वरुण एरोन ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? सही आंसर ऑप्शन बी है क्रिकेट। इंडियन पेसर वरुण एरोन ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है क्रिकेट से। इंटरनेशनल डेब्यू ने 2011 में किया था। 9 वनडे खेले हैं और 9 ही टेस्ट मैच खेले हैं। रेड बॉल क्रिकेट से लास्ट ईयर रिटायर हो गए थे। न्यूजीलैंड के बैट्समैन मार्टिन गप्टिल ने भी रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। इंडियन विकेट कीपर बैटर दिनेश कार्तिक ये फर्स्ट इंडियन बन गए जिन्होंने साउथ अफ्रीका की जो फ्रेंचाइज T20 टूर्नामेंट है SA20 उसमें पार्टिसिपेट किया है। तो पार्ट रॉयल्स की ओर से खेले ये सनराइजर्स ईस्टर्न कैप के अगेंस्ट। फिलहाल अगर हम IPL की बात करें वहाँ पर ये RCB के बैटिंग कोच और मेंटर हैं। हु आर द ऑफिशियल मास्कट्स फॉर द खो खो वर्ल्ड कप 2025? खो खो विश्व कप 2025 के आधिकारिक शुभांकर कौन है? सही आंसर ऑप्शन सी है तेजस एंड तारा। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया ने जो है ट्रॉफ़ी अनवील की है। दिखाइए लोगों को किस तरह की ट्रॉफ़ी रहने वाली है फर्स्ट एवर खो खो वर्ल्ड कप के लिए। 13 से 19 जनवरी 2025 तक जो खेला जाएगा। 20 मेंस और 20 वीमेंस टीम्स रहने वाली हैं 24 अलग अलग कंट्रीज से। दिल्ली में खेला जाएगा और 2 ट्रॉफीज़ हैं इसमें। ब्लू ट्रॉफी तो मेंस चैंपियनशिप के लिए है, ग्रीन ट्रॉफी वीमेंस इवेंट के लिए है। और जो ऑफिशियल मास्कोट हैं इसके वो है तेजस और तारा जो कि गेजल से हैं। एट व्हाट परसेंटेज इज द इंडियन इकोनॉमी एक्सपेक्टेड टू ग्रो इन 2025 अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन? संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है 6.6%। इंडियन इकोनॉमी 6.6% से ग्रो करेगी 2025 में और 6.8% से ग्रो करेगी 2026 में। ऐसा कहा है यूनाइटेड नेशंस फ्लैगशिप रिपोर्ट जिसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स 2025। साउथ एशिया 5.7% से ग्रो करेगी 2025 में और 6% से 2026 में। ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ की हम बात करें पूरे वर्ल्ड की तो 2.8% से ग्रो करेगा 2025 में, 2.9% से ग्रो करेगा 2026 में। Retired Supreme Court Justice B.N. Srikrishna has been appointed as the chairman of the advisory board of each platform. सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश B.N. श्रीकृष्णा को किस मंच के सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है? सही आंसर ऑप्शन है इक्वल। रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जस्टिस B.N. श्रीकृष्णा ये देखिए जो इक्वल नाम की कंपनी कह सकते हैं, प्लेटफॉर्म कह सकते हैं, इन्होंने अपना एक एडवाइजरी बोर्ड बनाया है। ठीक है, तो उसकी अध्यक्षता करेंगे। इक्वल क्या करता है? आईडी वेरिफिकेशन और डेटा शेयरिंग प्लेटफॉर्म है ये इक्वल। और जो लार्ज फर्म्स होती हैं उनको आइडेंटिटी ऑथेंटिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। साथ ही वन मनी, ठीक है, इसके भी एडवाइजरी बोर्ड की अध्यक्षता करेंगे B.N. श्रीकृष्णा। ठीक है, और देखेंगे कि किस तरह से हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ सिक्योरिटी लाई जाए ऑर्गेनाइजेशन में, कंप्लायंस लाया जाए, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के मतलब जो रूल्स हैं उनके साथ कंप्लाई करें। कंसेंट बेस्ड डेटा शेयरिंग हो, यानी कि जिसका आप डेटा शेयर कर रहे हैं उससे कंसेंट आपने लिया हो, इस तरह की चीज़ों को ये देखेंगे। हाउ मच फाइनेंशियल असिस्टेंस पैकेज हैज़ इंडिया अनाउंस टू प्रोवाइड टू वनुअतु? भारत ने वनुअतु को कितना वित्तीय सहायता पैकेज देने की घोषणा की है? सही आंसर ऑप्शन बी है $5 लाख। भारत $5 लाख की असिस्टेंस पैकेज प्रोवाइड कराएगा वनुअतु को ताकि रिहेबिलिटेट यहाँ पर किया सके से फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया जा सके। हाल ही में अर्थक्वेक आया था यहाँ पर और 7.4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था, काफ़ी तबाही मचाई इसने। वनुअतु की बात करें, कैपिटल पोर्ट विला है, करेंसी है वातु।
Who has been appointed as the new managing director and chief executive officer of Tata AIG General Insurance? टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है अमित गैनोरकर। टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने अमित गैनोरकर को नया मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है। इस पोजीशन पर ये नीलेश गर्ग को सक्सीड कर रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनूप कुमार सिन्हा को रीअपॉइंट करने की मंजूरी दे दी है बंधन बैंक में नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के लिए। SBI Life has decided to acquire what percentage of stake in बीमा सुगम इंडिया फेडरेशन? SBI Life ने बीमा सुगम इंडिया फेडरेशन में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने का निर्णय लिया है? सही आंसर ऑप्शन बी है 10%। SBI Life ने 10% स्टेक हासिल करने की जो है मंजूरी दे दी है SBI Life का जो बोर्ड है, ठीक है, बीमा सुगम इंडिया फेडरेशन में 6.6 करोड़ रुपीज़ में। बीमा सुगम इंडिया फेडरेशन की बात करें, अभी लिस्टेड कंपनी है, 18 जून 2024 को इनकॉर्पोरेट किया गया था। इसका मकसद है पूरा इंश्योरेंस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को सेंट्रलाइज करना, एक ही जगह पर प्रोवाइड कराना। जैसे आप एक ही जगह से कंपेयर कर सकते हैं, इंश्योरेंस को परचेज कर सकते हैं, अपनी पॉलिसीज़ को मैनेज कर सकते हैं, चाहे वो लाइफ हो, हेल्थ से संबंधित हो, जनरल इंश्योरेंस सेक्टर संबंधित हो, सभी को एक ही प्लेटफॉर्म पर आप कर सकते हैं मैनेज। प्रसून सिकदार ये मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है बीमा सुगम इंडिया फेडरेशन के। अच्छा, एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, जान लीजिए, भारत 10th लार्जेस्ट इंश्योरेंस मार्केट है पूरे वर्ल्ड में और 6th लार्जेस्ट इंश्योरेंस मार्केट बन जाएगा वर्ल्ड में 2032 तक। नेम द को फाउंडर ऑफ भारत बायोटेक इंटरनेशनल हु हैज़ बीन कन्फर्ड द इंडिया फेलोशिप ऑफ द इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी। भारत बायोटेक के सह संस्थापक का नाम बताइए जिन्हें भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की भारत फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। सही आंसर ऑप्शन है डॉक्टर कृष्णा एला। डॉक्टर कृष्णा एला जो कि को फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है भारत बायोटेक इंटरनेशनल के। भारत बायोटेक इंटरनेशनल का आपने नाम सुना होगा, वन ऑफ इंडियाज लीडिंग वैक्सीन मेकर्स हैं। तो इन्हें इंडिया फेलोशिप ऑफ द इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी से सम्मानित किया गया है 2025 के लिए। टोटल 61 फेलोशिप्स दी गई हैं इस साल। और अदर नोटेबल साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजिस्ट की बात करें जिन्हें फेलोशिप दी गई है, उनमें अनिल काकोडकर हैं जो कि फॉर्मर चेयरमैन है एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया के। VK सारस्वत हैं जो कि फॉर्मर डायरेक्टर जनरल है DRDO के। S सोमनाथ हैं जो कि चेयरमैन रहे इसरो के। S क्रिस गोपालकृष्णन है को फाउंडर इन्फोसिस के। समीर V कामत हैं सेक्रेटरी DDR&D एंड चेयरमैन DRDO। Who became the second Indian women cricketer to cross 4,000 runs in वनडे इंटरनेशनल्स? वनडे में 4,000 रन का आंकड़ा पार करने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है स्मृति मंधाना। भारतीय कप्तान स्मृति मंधाना, इन्होंने 29 बॉल पर 41 रन स्कोर किए हैं जो पहला ODI खेला गया आयरलैंड के अगेंस्ट, और इसी के साथ इन्होंने 4,000 रन का आंकड़ा भी पार कर लिया है। ये दूसरी भारतीय बनी है मिथाली राज के बाद जिन्होंने ये अचीवमेंट हासिल की है। मिथाली राज सबसे पहली क्रिकेटर थी, महिला क्रिकेटर, जिन्होंने 4,000 रन बनाए थे। अच्छा, साथ ही स्मृति थर्ड फास्टेस्ट हैं जिन्होंने 4,000 रन का आंकड़ा पूरा किया है। इनसे पहले ऑस्ट्रेलिया की बेलिंडा क्लार्क और मैग लेनिन फास्टेस्ट हुई हैं। स्मृति मंधाना के नेतृत्व वाली भारत ने एक और रिकॉर्ड बनाया। इन्होंने अपना हाईएस्ट एवर वनडे इंटरनेशनल टोटल स्कोर किया है और 370 रन इन्होंने पोस्ट किए हैं आयरलैंड के अगेंस्ट। Who is named the best male javelin thrower in the world in 2024 by Track and Field News? ट्रैक एंड फील्ड न्यूज़ द्वारा 2024 में भी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पुरुष भाला फेंक वाला खिलाड़ी किसे नामित किया गया? सही आंसर ऑप्शन ए है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा को बेस्ट मेल जेवलिन थ्रोवर इन द वर्ल्ड इन 2024 नामित किया गया है ट्रैक एंड फील्ड न्यूज़ के द्वारा। आप सभी जानते हैं कि नीरज चोपड़ा पीछे रह गए थे पाकिस्तान के अरशद नदीम से ओलंपिक गोल्ड मेडल के लिए अगस्त लास्ट ईयर में, और ये जो इन्हें अब बेस्ट मेल जेवलिन थ्रोवर दिया गया है इसके लिए इन्होंने एंडरसन पीटर्स जो ग्रेनाडा के हैं इनको पीछे छोड़ा है और टॉप स्पॉट हासिल किया है। विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट साइबर सिक्योरिटी हैकाथॉन 2024-25 ऑन थीम कोड अगेंस्ट मालवेयर? किस बैंक ने कोड अगेंस्ट मालवेयर थीम के साथ अपना पहला साइबर सुरक्षा हैकाथॉन 2024-25 लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक ने अपना फर्स्ट साइबर सिक्योरिटी हैकाथॉन 2024-25 लॉन्च किया जिसका थीम है कोड अगेंस्ट मालवेयर। तो जो राइजिंग साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं
मतलब जो साइबर क्राइम का लेवल आप देख रहे हैं राइज हो रहा है, तो उसी से चलते ये हैकाथॉन लॉन्च की गई है। कई तरह के इनोवेटर्स, रिसर्चर, एकेडमिशियन, ठीक है, इन सब ने यहाँ पर कोलेबरेट किया है किस तरह से मालवेयर थ्रेट को हम दूर रख सकते हैं। एक और बैंक की न्यूज़ जान लेते हैं। एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया ने $1 बिलियन हाल ही में रेस किया अपने 10 ईयर यूएस डिनोमिनेटेड बॉन्ड के जरिए। Which NBFC has partnered with Tamil Nadu Mercantile Bank to launch 3-in-1 account solution? 3-in-1 खाता समाधान लॉन्च करने के लिए किस NBFC ने तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन सी है, बजाज ब्रोकिंग। बजाज ब्रोकिंग, जो कि ब्रोकिंग आर्म है बजाज फाइनेंस लिमिटेड की, इन्होंने पार्टनरशिप की है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के साथ, जिसके जरिए इन्होंने 3-in-1 अकाउंट सोल्यूशन लॉन्च किया है। 3-in-1 मतलब बैंकिंग, ब्रोकिंग और इन्वेस्टमेंट, इन तीनों ही सर्विसेज को एक ही प्लेटफॉर्म पर ये प्रोवाइड करा रहे हैं। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक की बात करते हैं तो CEO थिरुसाली एस नायर हैं। हेडक्वार्टर्स तुतुकुडी तमिलनाडु में है। टैगलाइन है इनकी, बी अ स्टेप अहेड ऑफ लाइफ। Which state has become the first in India to abolish its tendering system? कौन सा राज्य अपनी निविदा प्रणाली को समाप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, उत्तर प्रदेश। देखिए, जो टेंडरिंग प्रोसेस है उसको ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार, ये पहली सरकार बन गई है। उत्तर प्रदेश पहला स्टेट बन गया हमारे देश में जिसने टेंडरिंग सिस्टम को एबोलिश कर दिया है और अपना जो प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर है वो कम्प्लीटली सेंट्रल गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है उसको एडॉप्ट कर लिया है। दिस इंटीग्रेशन मैंडेट्स दैट ऑल सर्विस प्रोवाइडर्स वेदर सप्लाइंग बेसिक स्टेशनरी और प्रोवाइडिंग SUVs फॉर ऑफिशियल यूज स्ट्रिक्टली अडेयर टू सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेशन। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रेगुलेशंस हैं प्रोक्योरमेंट के लिए, ठीक है, तो वही उत्तर प्रदेश राज्य में चलेंगे। हु अनवेल्ड द भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म एट द भारत क्लाइमेट फोरम 2025, भारत क्लाइमेट फोरम 2025 में भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म का अनावरण किसने किया है? सही आंसर ऑप्शन बी है, पीयूष गोयल। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल, इन्होंने भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है और ये सोलर, विंड, हाइड्रोजन, बैटरी स्टोरेज सेक्टर्स के लिए है। कहाँ पर लॉन्च किया गया? भारत क्लाइमेट फोरम 2025, जो कि नई दिल्ली में आयोजित किया गया। भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग जो प्लेटफॉर्म है, ये जो इंडियन फर्म्स हैं उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराएगा कि वो कोलेबरेट कर सकते हैं अलग अलग जो सोलर, विंड या हाइड्रोजन या फिर बैटरी स्टोरेज मैन्युफैक्चर है उनके साथ। Which country recently joined the UN Committee of Experts on Big Data and Data Science for Official Statistics (UNCEBD)? हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक सांख्यिकी के लिए बिग डेटा और डेटा साइंस पर संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की समिति में शामिल हुआ है? सही आंसर ऑप्शन ए, इंडिया। देखिए, भारत ने जो UN कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन बिग डेटा एंड डेटा साइंस फॉर ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स है, इसको ज्वाइन कर लिया है। ये जो UN कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन बिग डेटा एंड डेटा साइंस फॉर ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स है, ये क्या करती है? जो बिग डेटा संबंधित जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी बेनिफिट्स हैं, उनको इन्वेस्टिगेट करती है। बिग डेटा समझ रहे हैं आप? किसी पूरे कॉन्टिनेंट का कोई डेटा निकालना है, किसी कंट्री का डेटा निकालना है, चाहे वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से संबंधित हो, किस कैसी एजुकेशन है वहाँ पर, किस तरह की वाटर सप्लाई है, ठीक है, किस तरह की एजुकेशन, पॉवर्टी, ये सब। इसमें 31 मेंबर स्टेट हैं UNCEBD में और 16 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसमें शामिल हैं। 2014 में स्थापना की गई थी और ऑस्ट्रेलिया ने सबसे पहले इसकी अध्यक्षता की थी। विच कंपनी हैंडेड ओवर द फर्स्ट मेड इन इंडिया ड्राइवरलेस ट्रेन सेट फॉर द बेंगलुरु मेट्रो? किस कंपनी ने बेंगलुरु मेट्रो के लिए पहला मेड इन इंडिया ड्राइवरलेस ट्रेन सेट सौंपा है? सही आंसर ऑप्शन बी है, तीतागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड। तीतागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड ने ऑफिशियली फर्स्ट मेड इन इंडिया ड्राइवरलेस ट्रेन सेट सौंपा है येलो लाइन के लिए बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को, वेस्ट बंगाल में। और ये 18 किलोमीटर का स्ट्रेच है बेंगलुरु को, जो बाकी बची हुई बेंगलुरु सिटी है उसको उसके साथ कनेक्ट करेगा। द ट्रेन सेट मैन्युफैक्चर किए गए हैं तीतागढ़ की जो फैसिलिटी है उत्तरपारा, वेस्ट बंगाल में, और इनको अनवील किया है मनोहर लाल ने, जो कि मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैं। तीतागढ़ जो है ये वेस्ट बंगाल में है और बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के लिए उन्होंने बनाया है ड्राइवरलेस ट्रेन सेट। Which airport in India has been awarded Level 5 accreditation by Airports Council International? भारतीय किस हवाई अड्डे को एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा लेवल 5 मान्यता से सम्मानित किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मुंबई।
मुंबई का जो छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसे लेवल 5 एक्रेडिटेशन प्राप्त हुआ है एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा, और ये हाईएस्ट एक्रेडिटेशन है जो कि एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा दिया जाता है कस्टमर एक्सपीरियंस एक्रेडिटेशन प्रोग्राम के तहत। तो जो छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, भारत में पहला एयरपोर्ट है जिसको ये एक्रेडिटेशन मिला है, और ओवरऑल ये 3rd है पूरे वर्ल्ड में। अंडर द न्यू आरबीआई रूल्स, व्हाट इज द रिवाइज्ड टाइमलाइन फॉर अपडेटिंग क्रेडिट स्कोर्स? आरबीआई के नए नियमों के अनुसार क्रेडिट स्कोर अपडेट करने की संशोधित समय सीमा क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी है 15 डेज। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नए रेगुलेशंस इंट्रोड्यूस किए हैं ताकि फाइनेंशियल सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके, खास करके पर्सनल लोन मैनेजमेंट में और क्रेडिट रिपोर्टिंग में। तो इससे क्या क्रेडिट स्कोर जो है काफ़ी तेज़ी से अब अपडेट हो सकता है। तो पहले क्या होता था, जो क्रेडिट स्कोर होता था वो 30 या 45 दिन में अपडेट होता था, लेकिन अब आरबीआई ने कहा कि हर 15 दिन में ये अपडेट होगा, और ये जो आरबीआई ने इंस्ट्रक्शन दी है ये बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सबके लिए अप्लाई है। द स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस विल मेक इट मोर डिफिकल्ट फॉर बोरोवर्स टू अप्लाई फॉर मल्टीपल पर्सनल लोन्स एट वंस। तो एक साथ आप कई सारे पर्सनल लोन्स के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर डिफ़िकल्टी हो जाएगी, क्योंकि हर 15 दिन में आपका क्रेडिट स्कोर अवेलेबल होगा। तो इससे लैंडर्स यानी कि बैंक्स या फिर कोई भी फाइनेंशियल एजेंसी है, ठीक है, तो वो अच्छी तरह से आपका जो फाइनेंशियल बिहेवियर है, आपकी जो रीपेमेंट कैपेसिटी है, उसको जान पाएगी। क्रेडेक्स इज द 5th कंपनी टू सिक्योर द आरबीआई लाइसेंस टू ऑपरेट एज अ ट्रेड्स प्लेटफॉर्म। क्रेडेक्स ट्रेड्स प्लेटफॉर्म के रूप में काम करने के लिए आरबीआई लाइसेंस प्राप्त करने वाली 5वीं कंपनी है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। देखिए, जो क्रेडेक्स है इसने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अप्रूवल प्राप्त कर लिया है कि ये ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम ट्रेड्स प्लेटफॉर्म की तरह ऑपरेट कर सकती है, और इसका ब्रांड नेम रहेगा DTX, डोमेस्टिक ट्रेड एक्सचेंज। इस नाम के तहत ये ट्रेड्स प्लेटफॉर्म की तरह कार्य करेगी। ये 5th कंपनी है जिसे लाइसेंस प्राप्त हुआ है सेंट्रल बैंक से। इसके अलावा रिसीवेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया, M1 एक्सचेंज, इनवॉइस स्मार्ट और C2FO फैक्टरिंग सॉल्यूशंस को भी इस तरह की मान्यता प्राप्त हो चुकी है। ट्रेड्स के बारे में देख लेते हैं, कई बार बैंकिंग एग्जाम में पूछा जाता है आपसे। पहले मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूँगा। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ MSMEs फॉर सप्लाइज टू लार्ज कॉर्पोरेट्स। इट एड्रेसेस द इशू ऑफ डिलेड पेमेंट्स टू MSMEs को जो डिले पेमेंट होती है, काफ़ी टाइम लग जाता है, उससे संबंधित है, ठीक है, लार्ज कॉर्पोरेट्स को जो वो सामान वगैरह देते हैं। अच्छा, इसमें क्या है, ट्रेड्स इनेबल्स द MSMEs इन सिक्योरिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस डिजिटली एट कम्पिटिटिव टर्म्स एंड विदाउट एनी कोलेटरल सिक्योरिटी बेस्ड ऑन द इनवॉइसेज बिल्स फॉर सप्लाइज टू लार्ज कॉर्पोरेट्स। अब इतना समझ लीजिए, देखो पहले ये क्या है, एक प्लेटफॉर्म है। अब मान लीजिए कोई X नाम का MSME है, ठीक है, MSME तो आप जानते हो, कोई कंपनी है मान लीजिए X नाम की, उसने कोई इक्विपमेंट Y को दिया है, ठीक है। Y क्या है, Y भी आप समझ सकते हैं कि कोई बहुत बड़ा कॉर्पोरेट है, उसके लिए इक्विपमेंट बनाए हैं X ने, X MSME है, 100 रुपये का इक्विपमेंट बनाया है, तो उसने 100 रुपये का जो इक्विपमेंट है वो उसे बेच दिया है। अब पैसे भी लेने हैं X को Y से, तो X ने क्या किया, जो भी इनवॉइस था, जो बिल था, उसको ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर डाल दिया, ठीक है, और Y ने उसको ऑथेंटिकेट भी कर दिया कि हाँ भाई इतना बिल हमारा बना है। अब जो ये बैंक, अब उसकी टाइमलाइन पीरियड दे दिया कि 90 दिन, 180 दिन, जो भी कितने दिन में आपको देने हैं पैसे, Y को 90 दिन या 120 दिन ऐसे दिनों में देने हैं, ठीक है। अब जो X है उसको चाहिए पैसे जल्दी, ऐसा भी हो सकता है कि उसको पैसे जल्दी चाहिए हो, अगले दिन चाहिए हो या फिर 1 हफ्ते में ही चाहिए हो, ताकि और भी वो इनपुट अपना लगा सके, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जो बैंक हैं या फिर जो फाइनेंशियल एजेंसीज हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये कहते हैं कि हम तुम्हें 90 रुपये दे देते हैं अभी के अभी, ठीक है, तुम्हें 90 दिन 120 दिन इंतजार करने की जरूरत नहीं है, 90 रुपये ले लो अभी के अभी, ठीक है। 10 रुपये का मुनाफा किसको हो गया, बैंक्स को या फिर जो NBFC हो गए उनको। आगे बात समझ में। और MSME को क्या होगा, तुरंत पैसा भी मिल गया, ठीक है। अब जो 90-120 दिन बाद जो Y है, ठीक है, वो पैसा बैंक को दे देगा। तो ये है इसका पूरा प्रोसेस। सेलर्स, बायर्स एंड फाइनेंसर्स, ये 3 लोग होते हैं जो ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर जुड़े होते हैं। केवल MSMEs ही सेलर्स की तरह इसमें कार्य कर सकते हैं। कॉर्पोरेट्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, PSUs ये बायर्स होते हैं। बैंक्स, NBFCs या और भी कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो RBI द्वारा परमिटेड है, वो फाइनेंसर की तरह इसमें कार्य करते हैं। फैक्टरिंग यूनिट भी होता है इसमें, एक स्टैंडर्ड नोमेनक्लेचर है जो ट्रेड्स में यूज़ किया जाता है वॉइसेस के लिए या फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए। ये ऑब्लिगेशन बताता है कॉर्पोरेट्स का,
ठीक है। ऑब्लिगेशन मतलब कि आपको पे करना है वापस। What are the two new visa categories introduced by Ministry of Home Affairs for international students? गृह मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए शुरू की गई 2 नई वीज़ा श्रेणियां क्या हैं? सही आंसर ऑप्शन डी है, ई स्टूडेंट वीज़ा एंड ई स्टूडेंट एक्स वीज़ा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 नई स्पेशल वीज़ा कैटेगरीज की स्टार्ट की है। एक है ई स्टूडेंट वीज़ा, दूसरा है ई स्टूडेंट एक्स वीज़ा, ताकि जो प्रोसेस है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो भारत में पढ़ना चाहते हैं उनका जो वीज़ा प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाई किया जा सके। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का जो स्टडी इन इंडिया इनिशिएटिव है उसके तहत जो स्टूडेंट्स हैं वो भारत में पढ़ने आते हैं, और जो फॉरेन लर्नर्स हैं वो लगभग 600 पार्टनर इंस्टीट्यूशंस के साथ जो है अपना कोलेबरेट करते हैं। SII पोर्टल जो है स्ट्रीमलाइन करता है इस पूरे एडमिशन प्रोसेस को फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो भारत में जो है एडमिशन ले सकें। विच फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म ड्रामा अवार्ड एट द 82nd गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स? 82वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म नाटक का पुरस्कार जीता? सही आंसर ऑप्शन डी है, द ब्रूचर लिस्ट। 82nd गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स हाल ही में हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर जो अमेरिकन टेलीविज़न प्रोडक्शंस में जो भी फिल्म वगैरह बनती है, टीवी सीरीज बनती है, उनको अवार्ड दिए जाते हैं। बेस्ट फिल्म ड्रामा दी गई है द ब्रूटलिस्ट को, ब्रूटलिस्ट। और बेस्ट फिल्म म्यूजिकल और कॉमेडी दिया गया है एमिलिया पेरेस। बेस्ट फिल्म एनिमेटेड फ्लो, बेस्ट फिल्म नॉन इंग्लिश लैंग्वेज एमिलिया पेरेस, फ्रांस से है ये। बेस्ट टीवी ड्रामा सीरीज सोगुन, बेस्ट म्यूजिकल और कॉमेडी सीरीज हैक्स, ठीक है। बाकी इस तरह से देख सकते हैं, बेस्ट एक्टर, बेस्ट स्क्रीन प्ले, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, और एक ही अवार्ड भी आता है सेसिल बी डेमिल अवार्ड। मोस्ट अवार्ड मिले हैं एमिलिया पेरेस को, और मोस्ट अवार्ड्स टीवी में अगर हम बात करें वो मिले हैं शोगुन को। अच्छा, यहाँ पर आप ये देख लीजिएगा, बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस किसे मिले हैं अलग अलग कैटेगरीज में, जैसे मोशन पिक्चर में, टीवी सीरीज में, कॉमेडी में। विच सिटी होस्टेड द कॉन्क्लेव ऑन पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड वैक्सीन इनोवेशन? किस शहर ने महामारी की तैयारी और वैक्सीन नवाचार पर सम्मेलन की मेजबानी की? सही आंसर ऑप्शन डी है, हैदराबाद। द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के तहत आता है, इन्होंने इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड एंड नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ मिलकर हैदराबाद में कॉन्क्लेव ऑन पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड वैक्सीन इनोवेशन को ऑर्गेनाइज किया है। इस कॉन्क्लेव को इनोग्रेट किया गया प्रोफेसर डॉक्टर विनोद के पॉल द्वारा, जो कि मेंबर हैं नीति आयोग के, चीफ गेस्ट रहे इस कॉन्क्लेव में। आपको जानना चाहिए कि 60% या जो वैक्सीन हैं वो भारत में मैन्युफैक्चर की जाती हैं पूरे वर्ल्ड की, और 50 से ज़्यादा वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैदराबाद में है। इकलौते हैदराबाद में 50% ज़्यादा वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं। 25th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चेयरपर्सन्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ द्वारा इनोग्रेट किया गया बेंगलुरु कर्नाटक में। तो दोनों ही सबमिट से संबंधित क्वेश्चन है, इसलिए एक साथ रख दिए गए। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।